So hello everyone and welcome back to Marksoft. In this particular session, we are going to extend our discussion on the topic Principles of Inheritance and Variation. इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स को समझना स्टार्ट कर दिया था, यानी क्लासिकल जेनेटिक्स को समझना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने मेंडल साहब के काम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंसिडरेशन में लिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को खुद कैलकुलेट करके वैलिडेट करके इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझा जा सकता है। उसके बाद हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, अपने हाथों से पुनेट स्क्वायर्स बनाए, हर एक चीज को वैलिडेट किया और कंक्लूड किया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी असर्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद हमने अलग अलग तरीके के पुनेट स्क्वायर बनाए और काफी सारे और क्रॉसेस भी देखे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपका को डोमिनेंस, मल्टीपल अलीलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड द केस ऑफ प्लियोट्रॉपी। उसके बाद हम थोड़े एडवांस लेवल पर बढ़े, हमने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को समझा, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, विच वाज गिवन बाय सट्टन एंड बोवेरी। और उसके बाद हमने देखा कि सट्टन एंड बोवेरी द्वारा दिया गया ये जो कंसेप्ट था, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मॉर्गन साहब ने दिया था। तो हमने लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन के कंसेप्ट को भी समझा और अच्छे तरीके से हमने लिंकेज मैप्स भी छोटे छोटे एग्जांपल्स के तौर पे बनाने सीखे। आज हम म्यूटेशन कंसेप्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा डर पेडिग्री से ही लगता है, जबकि है वो कुछ भी नहीं। तो आज आपको मजा आ जाएगा उसको पढ़ने में। सेकेंडली हम लोग डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। दो तरीके के डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिनको आप क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अच्छे तरीके से हर चीज को देखना, अच्छे तरीके से हर चीज को एनालाइज करने की कोशिश करना। मैं पहले थोड़ा सा छुटकू सा हो जाता हूं, कॉर्नर पे पहुंच जाता हूं, जिससे कि आप लोग स्लाइड्स को बहुत बेहतर तरीके से देख पाए। व्हाट आर म्यूटेशंस? म्यूटेशंस आखिर होती क्या है? आप लोगों को पता ही होगा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आना बहुत जरूरी होता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करना चाहता है तो उसके अंदर चेंजेस आने बहुत आवश्यक है। अगर चेंजेस आएंगे तभी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अडेप्ट कर पाएगा और अपने आप को बेहतर बना पाएगा, इसका सर्वाइवल रेट जो है बढ़ पाएगा और किसी भी कंडीशन में एक इंडिविजुअल बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन शो कर पाएगा, ऑप्टिमल रिप्रोडक्शन शो कर पाएगा, खुद के बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर पाएगा। तो अल्टीमेटली नेचर प्रमोट करता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। आप समझ लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, कोई बीमारी आई, आधे इंडिविजुअल्स को ही नेचर प्रमोट करेगा। समझ लो एक पॉपुलेशन है जिसमें 1000 एनिमल्स रहते हैं, इन 1000 एनिमल्स में से नेचर ये कहता है कि भाई मैं सिर्फ 500 को ही सस्टेन कर सकता हूं, 500 को मरना पड़ेगा। तो 500 कौन से मरेंगे? वो मरेंगे जो बहुत ज्यादा नखरा करते हैं, जो अपने आप को अडेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं तो बर्गर ही खाऊंगा, मैं तो पिज्जा ही खाऊंगा, मैं तो घास में गुजारा नहीं कर सकता। तो भाई ठीक है, फिर नेचर आपको प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एनिमल है जो कि किसी अनफेवरेबल कंडीशन में घास पे भी गुजारा कर लेगा, तो नेचर तो उसी को प्रमोट करेगा ना कि भाई तुम किसी भी कंडीशन में रह सकते हो, तो तुम्हारा सर्वाइवल पोटेंशियल ज्यादा है, तुम किसी भी कंडीशन में रह करके, किसी भी तरीके की परिस्थितियों को झेल करके अपने बच्चे तब भी पैदा कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। इसका मतलब तुम्हारा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी हायर है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल लीव मोर प्रोजेनीज ऑन अर्थ। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा नेचर की तरफ से। तो यहां पर ये जो चेंजेस आते हैं मेरे दोस्त, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो चेंजेस आते हैं, किस वजह से आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके गैमेट्स बनते हैं ये मियोसिस से बनते हैं, राइट? आपके स्पर्म मदर सेल है या ओवम मदर सेल है, उनसे मियोसिस के दौरान बनते हैं आपके स्पर्म्स या ओवा। अब मियोसिस हुई है तो जाहिर सी बात है यार, यहां पर आपका मियोसिस 1 के अंदर रिकम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा और क्रॉसिंग ओवर भी हमें देखने को मिलेगी। तो इससे क्या आती हैं? इनसे थोड़ी बहुत वेरिएशन हमारे पास आ जाती हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और बाकी वेरिएशंस कहां से आती हैं? हमारे पास म्यूटेशंस से। लेकिन ये म्यूटेशंस काफी बार हमारे लिए जानलेवा हो जाती है। कैसे ये जानलेवा होंगी, ये चीज हमें समझनी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सीक्वेंसेस इन योर डीएनए। आप जिस डीएनए की बात करते हो, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है, इसका हर पार्ट कोडिंग नहीं होता। हम जीन किसे बोलते हैं? हम जीन किसे बोलते हैं? मैंने कल भी आपको डेफिनेशन लिखाई थी कि जीन इज द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का वो पार्ट, पूरे डीएनए का वो हिस्सा जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता हो। तो डीएनए सबसे पहले आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। जो डीएनए प्रोटीन बनाता हो ना, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आपके पूरे के पूरे डीएनए में से
इवन लेस देन 10% इज द कोडिंग पार्ट। बचा हुआ सारा का सारा नॉन कोडिंग पार्ट होता है और ज्यादातर म्यूटेशंस वहीं पर होती हैं और प्रेफरेबल भी यही है कि आपकी म्यूटेशंस वहीं हो। तो मैं एक डीएनए बना देता हूं। लेट्स से आपका बहुत ही ज्यादा लंबा डीएनए मैंने यहां पर बना दिया है, राइट? ये आपका डीएनए, तो यहां पर समझ लीजिए मैंने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बना दिए। ये आपका डीएनए है। तो इस पूरे डीएनए में ये जो व्हाइट कलर का सेगमेंट है ना, ज्यादातर ये क्या है, ये आपका लेट्स से इंट्रॉन है। इंट्रॉन मतलब आपका नॉन कोडिंग सेगमेंट, आपका नॉन कोडिंग सेगमेंट। यानी ये जो आपका व्हाइट कलर का सेगमेंट है, ये जो आपका व्हाइट कलर का सेगमेंट है, ये जो आपका व्हाइट कलर का सेगमेंट है, ये जो व्हाइट कलर का सेगमेंट है, ये क्या है, ये आपका इंट्रॉन है। और इंट्रॉन किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, कोई प्रोटीन नहीं बनाता, तो इसे क्या बोला जाता है, इंट्रॉन को बोला जाता है नॉन कोडिंग पार्ट। बट दिस इंट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि समझ लो ये जो मेरा नीचे एक्सॉन है ना, इनके बीच बीच में जो एक्सॉन बचा हुआ है आपका, येलो कलर से मैं बना देता हूं। अगर इस एक्सॉन में आप कोई चेंज कर देते हैं तो इससे हमारे प्रोटीन्स पर फर्क पड़ेगा। अगर आप लोग डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दोगे मेरे भाई, तो इससे जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और आरएनए के कोड्स अगर चेंज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली इससे जो प्रोटीन बनेगा वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी अगर मेरे डीएनए में म्यूटेशन आ जाती है, जीन में म्यूटेशन आ जाती है, तो प्रोटीन भी गलत सलत बनेगा, फिर एकदम एक्यूरेट प्रोटीन नहीं बनेगा, जिससे मेरी बॉडी में बीमारी हो जाएगी। क्योंकि समझ लो ये प्रोटीन है कोई एसेंशियल एंजाइम जो मुझे मेरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए चाहिए था। अगर ये प्रोटीन सही नहीं बना तो क्या मेरे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ठीक तरीके से हो पाएंगे? क्या मेरी बॉडी के अंदर रिएक्शन सही हो पाएंगे? द आंसर इज नो। और अगर मेरी बॉडी में केमिकल्स ठीक तरीके से बन नहीं रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, तो मुझ में बीमारी हो जाएगी। यानी अगर मैं इस कोडिंग सेगमेंट को यानी एक्सॉन को म्यूटेट कर देता हूं तो इससे मुझे दिक्कत है, क्योंकि मेरे प्रोटीन की अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा यहां पर। लेकिन यहां पर थोड़ी थोड़ी जो वेरिएशंस आती रहती है ना, जनरेशन बाय जनरेशन आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो यहां से आते हैं, वो यहां से आते हैं, इंट्रॉन से आते हैं। तो हमें यह समझना है कि काफी बार जो म्यूटेशन है ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। जानलेवा कब हो सकती है? जब ये आपके एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर बहुत ही ज्यादा कोई बड़ी म्यूटेशन हो जाए जो कि आपकी बॉडी झेल नहीं पा रही है, जिससे कोई बहुत ही एबनॉर्मल प्रोडक्ट बन चुका है आपकी बॉडी के अंदर, तो भी जानलेवा हो सकती है म्यूटेशन। तो ये जो म्यूटेशंस होती है अलग अलग वजहों से हो सकती है। म्यूटेशन आपकी रेडिएशन से भी हो सकती है, ओके, रेडिएशन से भी हो सकती है। जैसे आप बोलते हैं कि कैंसर हो जाता है ड्यू टू रेडिएशन। आपने देखा होगा कि जो यूवी रेडिएशन आती है सन से, उससे बोला जाता है कि स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है। तो ये कैंसर कैसे होता है मेरे दोस्त? जो आपका डीएनए है उसमें आपको पता है एक स्ट्रैंड पर अगर आपका एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पर आपका थायमीन होगा, इसके जस्ट अपोजिट। और अगर एक स्ट्रैंड पर सी है यानी साइटोसिन है तो इसके जस्ट अपोजिट ग्वानिन होगा। ये बेसिक रूल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ए हमेशा टी के साथ ही बाइंड करता है, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से। सी हमेशा जी के साथ ही बाइंड करता है, वो भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। ये थंब रूल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब म्यूटेशन आती है, यहां पर अगर यूवी रेडिएशन आ गई ना, यहां पर अगर यूवी रेडिएशन आ गई तो ये क्या बनवा देती है मेरे दोस्त, मेरे भाई? ये थायमीन डाइमर बना देती है। यानी यहां पर थायमीन था तो दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होना चाहिए था? एडेनिन यानी ए होना चाहिए था। ए और टी बाइंड करते हैं, लेकिन यहां पर टी और टी बाइंड कर जाते हैं। तो ये क्या हुई? एबनॉर्मल कंडीशन हो गई ना। इस एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से आपका डीएनए ठीक तरीके से बिहेव नहीं करता। अल्टीमेटली बहुत सारे एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स यहां पर बनने लग जाते हैं। एबनॉर्मल डीएनए की वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन्स यहां पर बनने लग जाते हैं, और आपकी बॉडी में जब ये गंदे संदे प्रोटीन्स अक्यूमुलेट होंगे जिनका कोई ठीक ठाक काम नहीं है बॉडी के अंदर, तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने ही पड़ेंगे। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस में से एक है कैंसर। और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन कैंसर यहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली देखी जाती है। तो काफी सारे ऐसे केमिकल्स हैं, काफी सारी ऐसी रेडिएशन है जो कि आपके अंदर म्यूटेशन इंड्यूस करा सकती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटा का मतलब म्यूटेशन का इनिशियल वर्ड है, तो म्यूटा का मतलब म्यूटेशन, और जन का मतलब जनरेटिंग। यानी ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपका म्यूटेशंस को जनरेट करेंगे, म्यूटेशंस को गिव राइज करेंगे।
तो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज बेसिकली द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अगर आप किसी जीन के सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलेंगे। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। पुस्तक में लिखा हुआ इट इज सडन हेरिटेबल चेंज अकरिंग इन डीएनए सीक्वेंस, यानी ये सडन है, अचानक से होता है। सेकेंडली इट इज हेरिटेबल चेंज, यानी अगर आपके पेरेंट के जीन में कोई डिफेक्ट है तो वो अगली जनरेशन तक भी जा सकता है, बिकॉज कोडिंग जो आपका रीजन था उसके अंदर डिफेक्ट है, तो ये आगे हेरिटेबल भी हो सकता है, ये अगली जनरेशन तक भी जा सकता है। दैट रिजल्ट्स चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप यानी जेनेटिक सीक्वेंस को भी चेंज कर देता है। वो तो ऑब्वियस सी बात है ही। अगर समझ लो आपका डीएनए का सीक्वेंस था ए टी जी सी, ए टी जी सी, और यहां पर इसमें म्यूटेशन हो गई, अब ये क्या बन गया? ए टी जी जी और ए टी जी सी। तो यहां पे सी होना चाहिए था, सी की जगह जी लग गया है, तो यहां पर क्या आ गई है? यहां पर म्यूटेशन आ गई। तो इस म्यूटेशन की वजह से मेरे दोस्त जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो गया ना, जीनोटाइप तो चेंज हुआ है, आपका सी की जगह जी आ गया, ये तो डायरेक्टली आपको पता ही लग रहा है। लेकिन इस जीनोटाइप की चेंज होने की वजह से अब जो प्रोटीन बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा, और उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन जब आपकी बॉडी के अंदर होगा ना, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई गलत सलत प्रोटीन तैयार होगा तो वो गलत सलत काम भी करेगा, उल्टे सीधे रिएक्शन कराएगा, तो आपके फिनोटाइप पर भी इफेक्ट पड़ेगा। आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे थे, आपकी बॉडी में जो एक्सप्रेशन हो रही थी किसी भी चीज की, वो चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज चेंजिंग द जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी अगर आप जीनोटाइप चेंज करते हो तो फिनोटाइप ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। जितने बड़े जीन को आप लोग इफेक्ट करोगे, जितने जरूरी जीन को आप लोग इफेक्ट करोगे, म्यूटेट करोगे, उतनी ही बड़ी बीमारी आपको देखने को मिलेगी। रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। डीएनए में चेंजेस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो आपके कैसे आते हैं? रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और म्यूटेशन भी हो सकती है आपकी नॉन कोडिंग रीजन में, जिससे आपके प्रोटीन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप धीरे 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 क्या होते जाते हो? चेंज होते जाते हो, इवॉल्व होते जाते हो। ये आपकी क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। अब म्यूटेशन के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करो। एक म्यूटेशन जो है इसको आप कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक पॉइंट पर म्यूटेशन हुई। एक पॉइंट पर म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहां पर आपका एटीजीसी प्रेजेंट है। यहां पर क्या हो गया था? एटीजीजी एटीजीसी। अब देखो यार, यहां पर आपकी एक ही पॉइंट पर म्यूटेशन हुई है ना, तो इसे आप क्या बोल दोगे? इसे आप पॉइंट म्यूटेशन बोल दोगे। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया जो है, यहां पर सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर पर म्यूटेशन होती है, यानी डीएनए चेंज हो गया। सिंगल बेस पेयर पर म्यूटेशन हुई तो डीएनए का सीक्वेंस चेंज हुआ। अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज हुआ तो आगे ये चीज और बेहतर तरीके से कहां जाएगी? आरएनए में जाएगी, यानी आरएनए भी चेंज होगा। अगर आरएनए चेंज हो गया, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो डीएनए चेंज हुआ तो वो चेंज वाली इंस्ट्रक्शंस ही आरएनए में जाएगी और आरएनए भी वैसा ही बनेगा। एंड अल्टीमेटली आरएनए चेंज हुआ तो प्रोटीन भी आपका ऑल्टर्ड बनता है, नॉर्मल प्रोटीन नहीं बना। ये जो प्रोटीन बना है मेरे दोस्त, ये कैसा हो जाएगा? ये आपका एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाएगा, जिससे आपको एक बीमारी हो जाएगी, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है? अनीमिया मतलब खून की कमी। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? सिकल सेल शेप की हो गई आपकी आरबीसी, सिकल शेप की हो गई। यानी आपकी आरबीसी जो होती है नॉर्मली वो बाय कनकेव डिस्क शेप होती है, ऐसी बहुत बड़ी। तो अच्छा खासा हीमोग्लोबिन ये स्टोर करती है, जो कि बहुत सारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। लेकिन ड्यू टू बीमारी, ड्यू टू म्यूटेशन, ये जो आपकी आरबीसी है ये सिकल शेप हो जाती है। इतनी पतली हो चुकी है आरबीसी कि अब ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं है। तो बैठे बैठाए एक बेस पेयर की वजह से हीमोग्लोबिन का बहुत तगड़ा लॉस हो जाता है एक इंडिविजुअल के अंदर। इसे क्या बोला? सिकल सेल अनीमिया, विच इज ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। राइट, पॉइंट म्यूटेशन इसे बोल दिया। जैसे यहां पर देखो GUU प्रेजेंट है, देन यहां पर CG प्रेजेंट है, एंड देन यहां पर A प्रेजेंट है। इस A की जगह क्या आ गया? यहां पर C आ गया। तो क्या हुआ? एक पॉइंट पर डिफेक्ट हो गया ना, एक पॉइंट पर डिफेक्ट हो गया। तो
एक पॉइंट पर म्यूटेशन आपको देखने को मिली, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। एक म्यूटेशन हो सकती है आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दैट इज लॉस, डिलीशन और गेन या इंसर्शन ऑफ अ डीएनए सेगमेंट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी यहां पर डीएनए का फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो आप इस चीज को ठीक तरीके से देख पाएंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक डीएनए जो है ना, इसका सीक्वेंस मैं लिख दूं, अगर यहां पर ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी एंड सो ऑन। यहां पर आपका 5 प्राइम एंड है, यानी डीएनए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 3 प्राइम एंड है, डीएनए का स्ट्रैंड यहां पर खत्म हो रहा है। समझ लो यहां पर मैंने ऐड कर दी है कोई पर्टिकुलर चीज, ओके, यहां पर मैंने ऐड कर दी है कोई पर्टिकुलर चीज, तो वो बीच में आ गई है ना, तो वो पूरे के पूरे फ्रेम को डिस्टर्ब करेगी। तो इस डीएनए से आरएनए बनता है, इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसका भी सीक्वेंस हम यहां पर लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली इस आरएनए से बनेगा प्रोटीन। लेकिन आरएनए के कोड्स को कैसे पढ़ा जाता है? आरएनए के कोड्स को ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ा जाता है। अगर मैं यहां पर एक आरएनए का सीक्वेंस ले लूं, लेट से आपका यहां पर है UACG, 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 समझ लो ये आपके आरएनए का कोड है, ओके, ये आपके आरएनए का सीक्वेंस है। तो यहां पर इनिशियली ये 3 जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं ये मिलकर एक अमीनो एसिड बनाएंगे, फिर ये जो 3 है ये एक अमीनो एसिड बनाएंगे, ये जो 3 है ये एक अमीनो एसिड बनाएंगे, और ये जो 3 है ये एक अमीनो एसिड बनाएंगे, एंड सो ऑन। यानी कि आपके आरएनए के 3 नाइट्रोजनस बेस, आरएनए के 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर प्रोटीन का एक अमीनो एसिड तैयार करते हैं। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एक अमीनो एसिड बनाने के लिए आपको 3 नाइट्रोजनस बेसिस की जरूरत होती है आरएनए के। यहां पर आपके 12 नाइट्रोजनस बेस है तो 4 अमीनो एसिड बनेंगे, और वो भी सीक्वेंस में बनेंगे। पहला अमीनो एसिड किसका बनेगा? यूएसी का बनेगा। दूसरा अमीनो एसिड किससे बनेगा? आपका जीयूए से बनेगा। तीसरा अमीनो एसिड किसका बनेगा? आपका सीजीयू का बनेगा। और चौथा किसका बनेगा? एसीजी का बनेगा। यही बात है, ऊपर से नोट करके लिखा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ लो मैंने इसके बीच में डीएनए में यहां पे कुछ घुसेड़ दिया था, अब यहां पर मैंने यहां पर कुछ घुसेड़ दिया, एक ए घुसेड़ दिया मैंने एक्स्ट्रा, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आरएनए का? आरएनए का सीक्वेंस हो जाएगा यूएसी जीयूए, ए बीच में घुसड़ा, ठीक है, तो इसके बाद क्या आया? सीजीयू एसीजी, ठीक है। अब देखो क्या चमत्कार हुआ, पहला अमीनो एसिड किसका बनेगा? यूएसी का एकदम बनेगा, म्यूटेटेड में भी सेम अमीनो एसिड, नॉन म्यूटेटेड में भी सेम। अगला किसका बनेगा? जीयूए का, जीयूए का बन गया, एकदम सही है। अब भाई एक नाइट्रोजनस बेस मैंने बीच में इंसर्ट कर दिया तो ये काउंट तो करना ही पड़ेगा ना। अगला यहां पर किसका बनेगा? एसीजी का बनेगा। क्या यहां पर एसीजी का बन रहा है? सीजीयू का बन रहा है। आ गई म्यूटेशन, बच गई बैंड, समझे? यहां पर क्या है, एक चीज अगर बीच में आ गई तो अल्टीमेटली फ्रेम शिफ्ट हो गया। 3-3-3-3 का फ्रेम चल रहा था, अब उस फ्रेम के बीच में एक अगर आपने कुछ घुसेड़ दिया नाइट्रोजनस बेस तो ओवरऑल आगे सबका फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका एसीजी बना, जबकि बनना चाहिए था सीजीयू, और यहां पर एसीजी बनना चाहिए था, यहां पर क्या बना? यूएसी। बैंड बच गई आगे वाले सबकी। अब एक चीज बीच में आ चुकी है तो आगे सारे के सारे अमीनो एसिड उल्टे पुल्टे बनेंगे, यानी अल्टीमेटली आपका प्रोटीन उल्टा पुल्टा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और वो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर फिर गलत सलत काम करेगा, अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बीच में जाकर के इंटरफेयर करेगा, या तो कोई काम करेगा ही नहीं, एंड अल्टीमेटली आपके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाएगी कि आपको एक एंजाइम की जरूरत थी, कुछ ऐसा बन गया अड़ंग सड़ंग जो कि आपकी बॉडी में काम ही नहीं कर पा रहा है, तो एंजाइम की कमी हो जाएगी, वो भी एक डिसऑर्डर है। बात समझ में आई फ्रेम शिफ्ट में क्या हुआ? अब अगर यहां पर मैं एक और नाइट्रोजनस बेस अटैच कर देता हूं या एक डिलीट कर देता हूं तो भी फ्रेम शिफ्ट इसी प्रकार से होगा। जैसे समझ लो यहां पर राम की कैप के बारे में जिक्र हो रहा है, राम कैप, समझ लो ये आपके कोडॉन से आरएनए के राम कैप, तो बीच में मैंने क्या किया? H अटैच कर दिया, तो अब फ्रेम क्या हो जाएगा? राम, HCA एंड P अलग हो गया। फिर मैंने इसके बाद A अटैच कर दिया, तो क्या हो गया? फ्रेम दोबारा शिफ्ट हुआ, राम सेम रहा, इसके बीच में मैंने डाला है HA, C नीचे आ जाएगा और AP अलग हो जाएगा।
अब इसके बाद मैंने डाला एस, तो क्या हो जाएगा, राम, HAS कैप, राम हैज कैप। तो मैंने हैज जो है इंसर्ट कर दिया है इसके बीच में, यानी अब एक नया अमीनो एसिड बन जाएगा जो कि हैज जो नाइट्रोजनस बेस है ये कोड करेंगे। तो अगर आप 3 नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर देते हो तो एक नया अमीनो एसिड आ जाएगा, 3 को अगर आप रिमूव कर देते हो तो एक अमीनो एसिड हट जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ऐड किया है या एक रिमूव किया है या 2 ऐड किए हैं या 2 रिमूव किए हैं, तो इस प्रकार से आपका फ्रेम जो है शिफ्ट होता चला जाता है। इसे आप क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। राइट, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये होता है, काफी अच्छे से हमने देख लिया डिटेल में, क्योंकि ये चीज अगले चैप्टर की है, यहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको देना था मुझे। ओके, अब देखो यार, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके अंदर म्यूटेशंस को इंड्यूस करा सकती हैं, यानी ऐसी चीजें जो आपके अंदर म्यूटेशन होने को बढ़ावा देंगी कि हाँ भाई म्यूटेशन होनी चाहिए। इन्हें आप क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो म्यूटाजेंस क्या क्या है, फिजिकल म्यूटाजेंस है यानी रेडिएशन है, जैसे यूवी मैंने आपको बताया था, थायमिन डाइमर बनवा देगी, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन है, एक्सरे है, इन सब से आपको हानि पहुंचती है, इन सब से आप म्यूटेट कर सकते हैं। केमिकल म्यूटाजन जैसे कि मस्टर्ड गैस सबसे कॉमनली पूछी जाती है, एम्स के पेपर में भी पूछी गई थी। फिनॉल्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा नहीं है हमारी स्किन के लिए। फॉर्मलिन है, इससे ही बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अमोनिया, ये सब हमारे लिए केमिकल म्यूटाजेंस हैं, इन सब से हमें बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखानी चाहिए। तो फिजिकल म्यूटाजेंस हमें बस याद करने हैं, यूवी रेडिएशन, एक्स रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना फिर छोड़ सकते हो। यूवी और एक्सरे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गामा रेडिएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल म्यूटाजेंस आपके सिलेबस में नहीं है, ये जब आप फर्दर बात करते हो अगले चैप्टर में तो 1-2 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे मस्टर्ड गैस एंड योर फॉर्मलिन। ओके, तो आपको पता है कि जीन्स आपके क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एक क्रोमोसोम बनाओगे मेरे दोस्त इस प्रकार का, तो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या पैक्ड होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है आपका डीएनए, और डीएनए के छोटे छोटे पीसेस जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करते हैं उन्हें आप बोलते हैं जीन्स। यानी जीन्स कहां प्रेजेंट होंगे, जीन्स आपके इन क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे ना। सो म्यूटेशन जो है एबनॉर्मेलिटीज कॉज करती हैं क्रोमोसोम में भी, यानी ओवरऑल अगर जीन म्यूटेट हो गए तो क्रोमोसोम पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्रोमोसोम एब्रेशन आर सीन इन कैंसर सेल्स, जैसा मैंने आपको बताया था, जब कैंसर होता है उस टाइम पर कुछ रेडिएशन होती है जो क्रोमोसोम में बहुत सारी म्यूटेशंस कॉज कर देती है, जैसे कि यूवी रेडिएशन एंड अ लॉट ऑफ रेडिएशंस आर आल्सो देयर, जो कि आपके अंदर कैंसर को इंड्यूस कर सकती है। पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेडिग्री एनालिसिस नाम के अंदर घुस जाते हैं। एनालिसिस का मतलब यहां पे आपको कुछ एनालाइज करना है, यहां पर आपको चीजों को कंक्लूड करना है। अब सीधी सी बात है कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन इतना ज्यादा होता है कि आप ह्यूमंस पर डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ह्यूमंस के अंदर इतने सारे जीन्स हैं, ह्यूमन के अंदर 25,000 से भी ज्यादा जीन्स हैं, आप हर जीन को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी स्टडी। शायद दुनिया में आने वाले टाइम में ऑटोमेट हो जाए ये सारी की सारी चीजें, आज के दिन में मैनुअली आप इन चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंसान के 30,000 जीन्स को उसके मरे हुए दादाजी के 30,000 जीन्स के साथ कंपेयर करो, देन दैट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है आपने किसी बहुत जो आपके पूर्वज रहे उनका डेटा स्टोर ही ना किया हो, और कोई नहीं करता तो कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारी एडवांसमेंट्स अभी चालू हुई हैं। पहले लोगों को नहीं पता था कि साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी, लेकिन हम ये जरूर आइडिया लगा सकते हैं कि किसको कौन सी बीमारी थी। अच्छा, परदादा जी की डेथ कैसे हुई थी तो हमें पता लग जाता है, और वहीं से हम एक पैटर्न देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स का। यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स का। आप एक ऑर्गेनिज्म की, आप ह्यूमन बीइंग की सारी ट्रेट्स को साथ रख के नहीं देख सकते। एक छोटे से डायग्राम में आप 30,000 जीन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहां पे आप एक बार में एक ही बीमारी देख सकते हो। आपको सिकल सेल एनीमिया देखना है, देख लो। आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस देखना है, देख लो। आपको कलर ब्लाइंडनेस देखना है, देख लो। हेमोफीलिया देखना है, देख लो। आपको एक ही बीमारी, एक ट्रेट को एक बार में कंसिडर करना है कि वो आपके पूर्वजों से किन किन में गया और आप तक वो चीज पहुंचने की कितनी संभावना है, जिससे कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। सो पेडिग्री एनालिसिस का क्या मतलब है कि आप एक फैमिली हिस्ट्री बनाते हो।
फैमिली ट्री बनाते हैं ना, जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे कि सबसे ऊपर दादा दादी की फोटो है, नाना नानी की फोटो है, फिर नीचे ऐसे बताया कि हाँ भाई हमारे इतने मामा, इतने चाचा, हमारे पिताजी माताजी की फोटो है, उसके बाद उनके बच्चों की हम अपनी फोटोज भी लगाते थे। तो वो जो फैमिली ट्री है, अब यहां पर हम वो ट्री बना रहे हैं बीमारियों के लिए, कि दादाजी को ये बीमारी थी, नाना जी को ये बीमारी थी, तो उससे कितनी पॉसिबिलिटी है कि मदर फादर में ये बीमारी आई होगी, उससे कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर वो बीमारी आई होगी। ये पॉसिबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर एक बीमारी की होने की संभावना किसी और से ज्यादा हो सकती है। तो सामने वाले को हो सकता है कोई चीज अफेक्ट ना करे, आपको कर जाए, क्योंकि आपके अंदर जेनेटिकली उस बीमारी को लेने की क्षमता है, आपके अंदर ये चला हुआ आ रहा है काफी पहले से। तो इन ह्यूमन कंट्रोल्ड क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल। आप ह्यूमन के अंदर ऐसा, जैसे कि देखो यार ड्रोसोफिला है, एक बार में 50 बच्चे पैदा कर सकती है, प्लस 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल है। आप लोग उसको दोबारा 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 ब्रीड करा सकते हो, आप लोग बैक क्रॉसिंग करा सकते हो, यानी बच्चे की मेटिंग आप लोग पेरेंट के साथ करा सकते हो। पी में भी आप लोग ये सेम चीज करा सकते थे, क्या ह्यूमन में आप ये चीज करा सकते हो? नॉट पॉसिबल। लाइफ साइकिल ही इतनी बड़ी है एंड काफी सारे और भी कंस्ट्रेंट्स हैं। हम लोग सबसे कॉम्प्लेक्स और सेल्फ कॉन्शियस एनिमल है, हमारे ऊपर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। इट इज नॉट एथिकली करेक्ट, इसको जो है कभी परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो आप ह्यूमन में कंट्रोल्ड क्रॉसेस तो नहीं करा सकते पता लगाने के लिए कि बीमारियों के इनहेरिट होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो आप क्या करते हो, फैमिली हिस्ट्री को देख लेते हो और एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हो कि आप में किसी बीमारी के होने की संभावना कितनी है। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स, यानी किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को आप लोग यहां पर देखते हो कि आपके अंदर कोई ट्रेड आ सकता है कि नहीं, इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। तो क्या बोला यहां पर, आपने एक ट्रेड को पकड़ा कि भाई मैं तो हेमोफीलिया देखूंगा कि मेरे अंदर होने के केसेस हैं कि नहीं, चांसेस हैं कि नहीं। तो आप अपने ऊपर की 3-4 जनरेशन को क्या करोगे, वैलिडेट करोगे, देखोगे कि उनमें ये सब चीजें प्रेजेंट है कि नहीं, एंड तब आप अपनी पॉसिबिलिटी काउंट कर पाओगे। राइट, दिस इज पेडिग्री एनालिसिस। तो स्पेसिफिक ट्रेट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है हर चीज के लिए ही आप ये परफॉर्म कर सकते हो। नो, ओनली सम स्पेसिफिक ट्रेट्स आर देयर। द रिप्रेजेंटेशन और द चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड एज फैमिली ट्री और पेडिग्री। यानी ये जो यहां पर आपने चार्ट बना रखा है, इसे आप कहते हैं पेडिग्री। इसके अंदर आपने सब बता दिया है कि भाई एक जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या क्या गया। ये जो गोल बनी हुई है मोहतरमा, ये फीमेल का साइन है। ये जो डब्बा बने हुए हैं डब्बा भाई साहब, ये मेल का साइन है। मेल आपके ब्लैंक है जबकि फीमेल आपकी कलर्ड है, डार्क है, पूरी सॉलिड में। राइट, डार्क है मतलब यहां पर ये डिजीज है, बीमारी है इनको। यानी फीमेल को एक बीमारी थी, मेल आपका नॉर्मल था, उसके बाद इनके बच्चे हुए तो इनमें बीच में एक डंडा लगा रखा, यानी इनकी शादी हो गई। तो इनमें क्या हो गई, मैरिज हो गई, शादी। शादी के बाद नीचे एक आपका हॉरिजॉन्टल डंडा है, ओके, वर्टिकल डंडा है सॉरी, और आपने क्या किया फिर अल्टीमेटली एक हॉरिजॉन्टल डंडा बनाया और सारे के सारे बच्चे दिखा दिए। जो इस पॉइंट से निकलेंगी सारी चीजें, ओके, जिनका सेम डंडे से ओरिजिन हो रहा होगा, ये सारे इन्हीं के बच्चे हैं इन अ सीक्वेंस। यानी सबसे पहले इनको क्या हुआ, एक लड़का हुआ नॉर्मल, उसके बाद इनको एक लड़की हुई नॉर्मल, उनके बाद इनको एक और लड़का हुआ नॉर्मल। ये इनका बच्चा नहीं है क्योंकि ये इस डंडे से नहीं निकल रहा, ये इनका बच्चा नहीं। लेकिन इसकी इनके तीसरे बेटे से शादी हुई है मोहतरमा की, ये भी नॉर्मल थी। तो फिर ये दोनों इनके बच्चे हुए, इनको 2 लड़कियां हुई, फर्स्ट वाली आपकी लड़की नॉर्मल, सेकंड वाली आपकी लड़की नॉर्मल। फिर इसकी शादी हुई फर्स्ट वाली लड़की की एक मेल के साथ, और फिर इनके बच्चे हुए 4। पहले वाला जो बंदा है मेल डिजीज्ड है, दूसरे वाला जो बंदा है नॉर्मल है, तीसरी वाली जो बंदी है डिजीज्ड है, चौथा वाला जो लड़का है नॉर्मल। इसे आप बोलते हैं पेडिग्री। ऐसे आप एनालाइज करते हो, राइट। सो इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी और डिजीज। कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आपके पूर्वजों से आपके अंदर आएगा या नहीं, कोई बीमारी आपके पूर्वजों से आपके अंदर आएगी या नहीं, कोई एबनॉर्मेलिटी आपके पूर्वजों से आपके अंदर आएगी या नहीं, ये सारा आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू जज कर सकते हो। सम सिंबल्स आर देयर जो कि हम ऑलरेडी चर्चा में ले चुके हैं। मेल जो है इसको आप डब्बे से रिप्रेजेंट करते हो, फीमेल को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपने यहां पर बना दिया है एक डायमंड शेप का बॉक्स, स्क्वायर नहीं है ये, आपने इसको टिल्ट कर दिया है, इसका मतलब सेक्स यहां पर क्या है, अनस्पेसिफाइड। ओके, आपको नहीं पता कि सेक्स क्या है, अनस्पेसिफाइड है, तो आप
एक डायगोनल बॉक्स भी, मतलब एक इस प्रकार का बॉक्स भी बना सकते हो डायमंड शेप का। अफेक्टेड इंडिविजुअल यहां पर लाल कलर से आपको दिखाया हुआ है, यानी कि ये जो आपका मेल है, ये जो फीमेल है, ये जो अनस्पेसिफाइड सेक्स का इंडिविजुअल है, ये बीमार है, इनमें डिजीज है। मेटिंग यानी इनकी शादी हो गई है तो सिंगल डंडा खींच दिया, और अगर रिलेटिव्स के बीच में शादी हो जाए, जो कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में देखने को भी मिलता है, तो इसे बोलते हैं कंसंजीनियस मेटिंग। और इसको थोड़ा सा अभी क्या किया गया है, अनप्रमोट किया गया। कंसंजीनियस मेटिंग यानी रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या कहा जाता है कि मेटिंग हो तो अनरिलेटेड इंडिविजुअल के साथ हो, जिससे कि आपके अंदर चेंजेस आ सके, वेरिएशंस आ सके, और आप बढ़िया तरीके से अडेप्ट कर पाओ, सर्वाइव कर पाओ। अगर रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रही है तो रिलेटिव्स के एंसेस्टर्स तो सेम थे, राइट, इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स तो सेम थे, तो अगर इनके बीच में मेटिंग हो जाती है तो कोई चेंजेस तो आए ही नहीं, सेम ही जेनेटिक मटेरियल रहा उनका, मिलता जुलता, बहुत ज्यादा वेरिएशंस यहां पर नहीं आती, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। स्टिल अगर कोई पूछ ले मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का क्या सिंबल है, तो 2 डंडे यहां पर लगा दोगे। पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो, यहां पर 1 डंडा, यानी कि इनकी शादी हुई है, कंसंजीनियस मेटिंग नहीं है, अदरवाइज 2 डंडे होते। फिर यहां पर आपने ये पहली बच्ची बना दी, फर्स्ट, एंड सेकंड आपने लड़का बना दिया, दोनों के दोनों नॉर्मल है, रेड नहीं है। पेरेंट्स को जो बच्चा पैदा हुआ अगर वो डिजीज है तो यहां पर लड़का पैदा हुआ है, एक ही बच्चा है और डिजीज है। और अगर किसी पेरेंट को 5 बच्चे हुए और पांचों के पांचों अनअफेक्टेड है, पांचों में कोई बीमारी नहीं है, तो आपका वही डायमंड शेप का बॉक्स बनेगा। लेकिन इस डायमंड शेप के बॉक्स का मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड नहीं है, इसके सेंटर पे 5 लिखा हुआ है, यानी पेरेंट्स के 5 बच्चे पैदा हुए और पांचों के पांचों क्या थे, एकदम नॉर्मल थे, इनको कोई भी बीमारी नहीं थी। ये आप देखते हो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर शेप्स। ओके, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि बीमारियां किस किस प्रकार से हो सकती हैं। एक पेडिग्री के अंदर आप किन किन बीमारियों को नोटिस कर सकते हो, तो इस आर्टिकल को गौर से पढ़ना जो अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं। तो पेडिग्री में आप लोग क्या करते हो, पेडिग्री में आप लोग डिजीज को अकाउंट में लेते हो कि किस प्रकार की बीमारी आपको हो सकती है। ये बीमारियां आपकी हो सकती हैं ऑटोसोमल, ये बीमारियां आपकी हो सकती है ऑटोसोमल, या ये बीमारियां आपकी हो सकती है सेक्स लिंक्ड। आपको पता है कि आपके सेल के अंदर, सोमैटिक सेल के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है अगर आप एक फीमेल हो तो, और आपकी सेल के अंदर 44 प्लस XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है अगर आप एक मेल हो तो ये जो 44 कॉमन होते हैं ना मेल और फीमेल के अंदर, इनको आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो ऑटोसोम्स, इनको आप कहते हो ऑटोसोम्स या फिर नॉन सेक्स क्रोमोसोम। जबकि ये जो XX है और XY है जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं मेल और फीमेल का, इन्हें आप क्या कहते हो, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हो, या फिर इन्हें आप क्या बोलते हो, ऑटोसोम ना बोल करके एलोसोम बोलते हो। तो अगर कोई बीमारी X और Y की वजह से होती है तो इन्हें आप क्या बोलोगे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, क्योंकि ये X और Y से रिलेटेड है। अगर कोई बीमारी ऑटोसोम की वजह से होती है तो इसे आप क्या बोलते हो, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलते हो, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो बीमारी आपकी ऑटोसोमल भी हो सकती है, यानी हो सकता है इन 44 में से किसी क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो, और यह बीमारी आपकी सेक्स लिंक्ड भी हो सकती है, सेक्स लिंक्ड भी हो सकती है, यानी हो सकता है X और Y में कोई गड़बड़ी हो जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। अब ये जो ऑटोसोमल बीमारी है, ऑटोसोम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, A से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये जो ऑटोसोम है इसमें भी बीमारी कैसी हो सकती है, इसमें बीमारी आपकी रिसेसिव हो सकती है या डोमिनेंट हो सकती है। इसमें भी बीमारी आपकी या तो रिसेसिव हो सकती है या डोमिनेंट हो सकती है। इस कंसेप्ट को बहुत गौर से समझना, ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट की आज के ही लेक्चर में, और फ्यूचर में तो पड़ेगी, दैट्स वेरी श्योर। यहां पर क्या है, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब ये डिजीज सिर्फ तब होगी जब ऑटोसोम्स रिसेसिव नेचर में प्रेजेंट है, यानी स्मॉल a के फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ तब डिजीज होगी, इसे बोला ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर कैपिटल A स्मॉल a प्रेजेंट है तो कैपिटल A स्मॉल a का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये वाला डोमिनेटिंग है, ये वाला रिसेसिव है, तो क्या आपका रिसेसिव वाला एक्सप्रेस करेगा, नहीं, तो इसमें नॉन डिजीज देखने को मिलेगा, डिजीज नहीं आएगी। अगर कैपिटल A है तो बिल्कुल भी डिजीज नहीं आएगी, नॉन डिजीज।
तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब डिजीज सिर्फ तब आती है जब आपके ऑटोसोम रिसेसिव फैशन में प्रेजेंट हो, यानी सिर्फ स्मॉल ए के केस में ही यह काम हो सकता है। आगे देखो, सेकंड केस है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी यहां पर डिजीज तब आएगी जब ऑटोसोम डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी ए और ए है अगर, तो आपका एक कैपिटल ए आ गया तो डोमिनेंट की तरफ इसे खींच के लेके चला गया तो बीमारी आपकी हो गई, डिजीज हो गए आप। लेकिन अगर स्मॉल ए है तो आप बच गए, नॉन डिजीज। डन। सिमिलरली आपका सेक्स लिंक्ड जो बीमारी है, ये या तो आपकी वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड हो सकती है, आप एक्स और वाई दो सेक्स क्रोमोसोम है, तो या तो आप इसे बोल सकते हैं वाई लिंक्ड बीमारी। अगर कोई बीमारी वाई लिंक्ड है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में हो सकती है, ओनली इन मेल्स। क्यों बोला मैंने ये सिर्फ ओनली इन मेल्स होगी? क्योंकि फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है भाई। फीमेल तो 44 प्लस XX है ना उसका तो ओवरऑल कंपोजिशन, तो उसके अंदर तो वाई है ही नहीं। तो वाई लिंक्ड बीमारी सिर्फ मेल के अंदर होती है और ये लॉजिकल चीज है फीमेल के अंदर, क्योंकि वाई क्रोमोसोम नहीं होता। लेकिन जो एक्स लिंक्ड बीमारी है ये आपकी दोनों में हो सकती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम आपका मेल में भी है फीमेल में भी है। अब ये एक्स लिंक्ड बीमारी दोबारा से दो तरीके की हो सकती है, वही आपकी रिसेसिव और आपकी डोमिनेंट। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब यह है कि दोनों एक्स पे रिसेसिव जीन प्रेजेंट होना चाहिए। समझ लो कोई बीमारी है जिसको मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो स्मॉल सी प्रेजेंट होना चाहिए दोनों एक्स के ऊपर, सिर्फ तब बीमारी आएगी, तब डिजीज आएगी। अगर एक भी जगह पर कैपिटल सी है और दूसरी जगह पर स्मॉल सी है तो कोई बीमारी नहीं आएगी, नॉन डिजीज रहेगी आपकी फीमेल। अगले में बीमारी कॉज कर सकती है। अगले में बीमारी कॉज कैसे करेगी मेरे भाई? कैरियर बनके, क्योंकि अपने एक कैपिटल सी को तो दे देगी ना अगली जनरेशन में, तो ये कैरियर का काम कर सकती है। दूसरा है डोमिनेंट। यहां पर एक भी आपका डोमिनेंट आया, यानी एक्स कैपिटल सी प्रेजेंट है तो भाई डिजीज होगी। अगर एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी प्रेजेंट है तो भी डिजीज होगी। और मेल के अंदर तो भोले भाले बेचारे के पास हमारा एक ही एक्स है, उसमें तुम कुछ भी लगा दोगे। अगर एक्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कोई भी एक्स लिंक्ड डिजीज है और मेल के ऊपर एक ही एक्स है, उस पर आकर अगर बैठ गया जीन तो वो बेचारा बीमार हो जाएगा, बिना कुछ बोले अपने आप को अपने प्राण त्याग देगा। तो मेल में कोई ज्यादा झमेला नहीं है। फीमेल में आपको देखना पड़ता है कि ये कैरियर होगी या फिर डिजीज होगी। तो क्या हुआ, यहां पर हमने बीमारियों को कह दिया ऑटोसोमल अगर वो ऑटोसोम के अंदर हो रही है, हमने कह दिया सेक्स लिंक्ड अगर वो सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स और वाई के अंदर हो रही है। ऑटोसोम में अगर स्मॉल ए की फॉर्म में ही एक्सप्रेस होती है यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, कैपिटल ए स्मॉल ए के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेक्स लिंक्ड में आपका वाई लिंक्ड बीमारी हो सकती है, यानी सिर्फ मेल्स के अंदर होगी क्योंकि सिर्फ मेल में ही वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है। एक्स लिंक्ड अगर बीमारी है तो वो भी आपकी रिसेसिव या फिर डोमिनेंट हो सकती है। डोमिनेंट बीमारी सिर्फ तब एक्सप्रेस करेगी जब एक डोमिनेंट अलील वहां पर मौजूद हो, और रिसेसिव सिर्फ तभी कर सकती है जब दोनों के दोनों रिसेसिव। क्योंकि डोमिनेंट का तो आपको चक्कर पता है मेरे भाई, कैपिटल टी ये भी आपका डोमिनेंट है, कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी डोमिनेंट है हेट्रोजाइगस केस में भी, और स्मॉल टी सिर्फ ये रिसेसिव हो सकता है। तो रिसेसिव के केस में आपको दोनों के दोनों रिसेसिव चाहिए रहते हैं, दैट इज द केस। ऑलराइट, आई होप आपको रिसेसिव और डोमिनेंट का मतलब समझ में आ गया हो। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा दूंगा जिससे आपको स्टैंडर्ड केसेस समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर एक बीमारी बताने की कोशिश करूं और वो बीमारी अगर वाई लिंक्ड है तो आपको सीधा सीधा पता है कि वाई लिंक्ड बीमारी मेल टू मेल जाती है, मेल टू मेल जाती है। यानी अगर यहां पर एक मेल है, ये बेचारा बीमार है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये फीमेल है, ये ठीक है, इनका बच्चा हुआ मेल, इसमें बीमारी चली गई, फिर इस मेरे बंधु की शादी हुई और इसका बच्चा हुआ मेल, इसमें बीमारी चली गई। तो मेल टू मेल हर मेल के अंदर सिर्फ बीमारी जा रही है, यानी एक इस वजह से बीमारी हो रही है जो वजह सिर्फ मेल में ही पाई जा सकती है, और वो मेल के अंदर पाई जाने वाली वजह क्या है? वाई क्रोमोसोम। तो इसे वाई लिंक्ड डिजीज बोला जाता है। ओके, तो ये आपकी सिर्फ मेल में ही पाई जाती है, ओनली इन मेल, वेरी वेरी स्पेसिफिक डिजीज। दूसरी जो डिजीज आती है ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर आपकी एक्स क्रोमोसोम की वजह से बीमारी हो रही है और रिसेसिव है नेचर में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी कुछ बीमारियों को पलक झपकते ही कैसे पकड़े। अगर मेल टू मेल बीमारी जा रही है, नॉर्मल है भाई, आपका क्या हो जाएगा, यहां पर मेल टू मेल से बीमारी जा रही है तो वाई लिंक्ड डिजीज है। अगर एक्स लिंक्ड डिजीज है और रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करती है, तो क्या होगा, मेल टू फीमेल, फिर फीमेल टू मेल, फिर मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल एंड सो ऑन। सिमिलरली आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो, फीमेल से कोई बीमारी अगर सिर्फ मेल में जाए अगली जनरेशन में, और मेल से उसकी अगली जनरेशन में सिर्फ फीमेल में जाए बीमारी, और फीमेल से उसकी और अगली जनरेशन में सिर्फ मेल में जाए बीमारी, तो आप इसे क्या कहते हो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्योंकि यहां पर क्रिस क्रॉस पैटर्न शो किया जा रहा है। क्रिस क्रॉस मतलब यहां पर आपका सेक्स में चेंजेस हो रहे हैं हर जनरेशन में। एक जनरेशन में बीमारी आपके मेल में थी, अगली जनरेशन में फीमेल में होगी, उससे अगले जनरेशन में मेल में, उससे अगले जनरेशन में फीमेल में। जहां पर यह पैटर्न दिख जाए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और स्पेशली एक्स लिंक्ड रिसेसिव, आंख मूंद करके मार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डोमिनेंट कैसे पता लगाए कि आपकी कोई चीज डोमिनेंट है कि नहीं। डोमिनेंट आपके जो फीचर्स होंगे, जो ट्रेट्स होंगे, दे डू नॉट स्किप जनरेशन, दे डू नॉट स्किप जनरेशन। हर जनरेशन में इनकी प्रोजेनी देखने को ही मिलेगी, तो आप क्या कह सकते हो कि ये डोमिनेंट डिजीज हो जाएगी। फिर आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, लेकिन आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि वो डोमिनेंट है अगर वो जनरेशन स्किप नहीं कर रही है। अगर मैंने एक पेडिग्री बनाई, उसकी पहला जो स्लैब था, पहली जनरेशन थी, उसमें भी बीमारी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब डोमिनेंट पैटर्न हो, क्योंकि रिसेसिव वाला अगर है तो एकदम आपके स्मॉल ए प्रेजेंट हो, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल फॉर मैनी जनरेशंस। तो अगर हर जनरेशन में बीमारी है तो डोमिनेंट होगा, और अगर जनरेशन स्किप कर रही है तो रिसेसिव है। अगर जनरेशन स्किप कर रही है तो रिसेसिव। जनरेशन स्किप्ड आपको फर्दर एनालाइज भी करना होता है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आपकी ट्रिक्स हैं, इसके बाद भी आपको दिमाग लगाना रहता है। जैसे आपको पता लग गया भाई जनरेशन स्किप हुई, रिसेसिव है डिजीज, तो आप देखोगे कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है कि नहीं। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है तो वो कैसी हो जाएगी बीमारी, एक्स लिंक्ड हो जाएगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर क्रिस क्रॉस नहीं है तो आपको सॉल्व भी नहीं करना। अगर क्रिस क्रॉस नहीं है तो आपकी क्या हो जाएगी, ये ऑटोसोमल हो जाएगी। यानी मुझे रिसेसिव डिजीज पता लगाने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर मुझे कोई पेडिग्री दे दी जाए तो। क्यों मेरे भाई, मैं सबसे पहले देखूंगा जनरेशन स्किप हुई है कि नहीं। अगर जनरेशन स्किप हो रही है, बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो डिजीज है, रिसेसिव डिजीज अगर मुझे पता लग गई तो मैं ये देखूंगा क्रिस क्रॉस हो रहा है कि नहीं। अगर मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल जा रही है डिजीज तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपकी नॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव। मेन तिगड़म आपको लगाना पड़ता है डोमिनेंट में। आप डोमिनेंट तो पता लगा लोगे, लेकिन इसमें भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो झटपट। ये आपके कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो इनको मैं जनरल रूल्स बोल रहा हूं। जनरल रूल्स का मतलब जरूरी नहीं है ये फॉलो हो जाए हर जगह पे। इन 99% केस दे वुड बी फॉलोड, लेकिन मैं आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा कहां पर ये फॉलो नहीं होते। नीट के क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप इनसे सॉल्व कर पाओगे। एक आधा जो नहीं सॉल्व कर पाओगे उसमें बेसिक ट्रिक यही लगाओगे, लेकिन एक्स्ट्रा एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं और अपनी स्लाइड निकाल लेता हूं इसकी, यानी कि पेडिग्री की। अब आपको एक पेडिग्री दे रखी है यार यहां पे। अब इस पेडिग्री में देखो, ये आपकी जनरेशन 1 है, ये आपकी जनरेशन 1 है। जनरेशन के अंदर आपको बीमार मिल गया, बिल्कुल मिल गया। दूसरा आपका ठीक है, मेल ठीक है। अब आपने जनरेशन 2 देखी, जनरेशन 2 में इनके बच्चे हुए, क्या आपको बीमार मिले? एक बच्चा हुआ है यहां पर, 2 बच्चा हुआ है, 3 बच्चा हुआ है, 4 बच्चे हुए हैं। यानी पेरेंट के 4 बच्चे हुए, 4 में से 2 बीमार है। अच्छा खासा नंबर ऑफ बीमार्स देखने को मिला आपको। ऊपर वाले में 2 में से 1 बीमार है, नीचे वाले में 4 में से 2 बीमार है। अब इसकी शादी जब हुई किसी के साथ तो इसके 3 बच्चे हैं और इनके कजिन्स हैं ये वाले, सेम जनरेशन में। ये जनरेशन 3 है, ये जनरेशन 3 है, राइट। इस भाई की शादी हुई और इसकी बहन की शादी हुई, तो इनके बच्चे आपस में तो कजिन्स हुए ना। बस इसको डायग्राम कंजेस्ट ना हो जाए इसलिए साइड में दिखाया हुआ है। यहां पर देखो, अब आपका
1 2 3 बच्चे पैदा हुए, नॉर्मल वालों से नॉर्मल बच्चे पैदा हुए। यहां पर मदर और फादर में से एक को बीमारी थी, नीचे भी आपकी एक में गई, यानी कि जनरेशन यूजुअली स्किप नहीं हो रही है। तो आप कह सकते हो डिजीज डोमिनेंट है। क्या आप कह सकते हो डिजीज डोमिनेंट है? ये बात यहां से क्रैक हो जाती है कि ये डोमिनेंट है। अब आपको देखना है ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूं कि ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है कि नहीं। क्या ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है? लेट्स चेक दैट आउट। अगर समझ लो, मैं यहां पर ब्लैक कलर का पेन लेता हूं, अगर समझ लो यहां पर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होने पर ही बीमारी होती, तो यहां पर एक्स कैपिटल सी सिर्फ तब बीमारी होगी। मेल में आपका एक्स वाई एकदम नॉर्मल होगा, मेल में एक्स वाई एकदम नॉर्मल होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आपकी बीमारी डोमिनेंट है। तो आप यहां पर एक्स लिंक डोमिनेंट, तो आपका या तो एक्स सी केस प्रेजेंट रहेगा या आपका एक्स सी केस प्रेजेंट रहेगा, दोनों कैपिटल या एक कैपिटल एक स्मॉल। तो यहां पर क्या है, अगर आप एक कैपिटल एक स्मॉल भी ले लेते हो या दोनों कैपिटल ले लेते हो तो क्या होगा, अगर आप दोनों कैपिटल ले लेते हो तो सारे के सारे मेल डिजीज होने चाहिए थे। देखो सिंपल तरीका समझो, अगर आप दोनों कैपिटल ले लेते एक्स सी और इसको आप क्रॉस कराते एक्स वाई यानी नॉर्मल मेल के साथ, तो एक्स सी वाई और एक्स सी वाई दोनों के दोनों मेल जो बनते हैं, इनमें डोमिनेंट एक्स चला गया है, यानी मेल कोई भी नॉर्मल नहीं होता, लेकिन यहां पर आपको नॉर्मल मेल देखने को मिल रहा है। तो क्या ये वाला जीनोटाइप पॉसिबल है? नहीं। तो आपको सिंपल पता लग गया, अगर ये एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है तो इसमें एक्स सी और एक्स स्मॉल सी हो सकता है। दूसरे वाले को हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हमें रीजन पता लग गया, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी लिख देते हैं, और दूसरे वाला तो नॉर्मल है तो एक्स वाई होगा ही होगा, ये बात कंफर्म हो जाती है। अब ये एक्स कैपिटल सी और नॉर्मल एक्स जब आपका कंबाइन करेगा, राइट, यानी एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी आ गया। तो आपकी डिजीज फीमेल है तो इसके अंदर ये हो जाएगा एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, बीमार है ना ये, एक्स स्मॉल सी, तो ये आपकी नॉर्मल फीमेल हो गई। अब आपका मेल जो है ये क्या हो सकता है, एक्स कैपिटल सी और वाई, तो एक्स कैपिटल सी और वाई बीमारी हो गई इसको, और या तो ये हो सकता है एक्स स्मॉल सी और वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्मॉल सी और वाई। यहां तक तो ठीक है, यहां तक हमारी कोई भी दिक्कत नहीं। अब एक्स स्मॉल सी और वाई अगर कंबाइन कर रहा है एक नॉर्मल फीमेल के साथ, तो नॉर्मल फीमेल है तो इसके अंदर क्या है, एक्स स्मॉल सी ही हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी और वाई प्रेजेंट है, और यहां पर एक्स स्मॉल सी प्रेजेंट है। क्रॉस बना के देखो, एक्स स्मॉल सी के साथ अगर कर लिया क्रॉस तो नॉर्मल फीमेल बिल्कुल सही है। एक्स क्रॉस सी इस एक्स स्मॉल सी के साथ अगर हो गया नॉर्मल फीमेल, एंड ये अगर आपका y है, ये स्मॉल सी के साथ अगर कंबाइन कर गया तो x स्मॉल सी y, तो ये भी नॉर्मल बन गया। ये भी हमारी अभी तक पेडिग्री सही चल गई। अब देखो x कैपिटल सी और x स्मॉल सी है यहां पर, क्योंकि डिजीज है ना फीमेल, और यहां पर ये नॉर्मल है तो x स्मॉल सी x y होगा, ठीक है। अब देखो इनके अंदर क्या हुआ, x स्मॉल सी और x कैपिटल सी, तो x कैपिटल सी x स्मॉल सी के साथ कर सकती है आपकी अटैचमेंट, तो ये डिजीज हो जाएगी। एक्स स्मॉल सी के साथ कर सकती है, तो एक फीमेल आपकी नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन यहां पर आप देखो अगर मेल है तो मेल आपका एक्स कैपिटल सी वाई के साथ लिंक कर सकता है, एक्स कैपिटल सी वाई के साथ लिंक कर सकता है, और यहां पर लिंक कर सकता है एक्स स्मॉल सी के साथ, एक्स स्मॉल सी के साथ वाई लिंक कर सकता है। कुछ गड़बड़ नजर आई? कुछ गड़बड़ नजर आई? बिल्कुल नजर आई कि यहां पर आपका एक्स सी है कैपिटल वाला, एक बार ये वाई के साथ लिंक करेगा, और एक्स स्मॉल सी है ये एक बार वाई के साथ लिंक करेगा। तो एक मेल आपका एबनॉर्मल होना चाहिए, यानी डिजीज, एक मेल आपका नॉर्मल होना चाहिए। यहां पे दोनों नॉर्मल बने हैं, एंड में आकर के आपको रिजल्ट पता लगा तो टेढ़ी मेढ़ी सी पेडिग्री थी थोड़ी, यानी डोमिनेंट तो है डिजीज, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है क्योंकि एंड में आकर के इसने धोखा दे दिया। अगर इन दो पेरेंट्स के 4 बच्चे होते हैं तो एक फीमेल नॉर्मल, एक फीमेल आपकी डिजीज, एक मेल नॉर्मल, एक मेल आपका डिजीज, लेकिन यहां पर दोनों मेल जो है क्या बने हैं, नॉर्मल बने हैं। डिजीज होना चाहिए था
तो क्या हम इसको गलत साबित कर सकते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं तो क्या बचा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। कैसे निकाला, बात समझ में आ गई? अब ऑटोसोमल डोमिनेंट को प्रूफ करके देख लेते हैं। राइट, इतना मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, एक्चुअल में एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं ना एक एक चीज का जीनोटाइप, तब आपको इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम बेसिक से उठाएंगे। अब देखो, अब ये क्या है डिजीज? अब ये आपकी डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब या तो ए हो तब इसमें बीमारी हो, या तो इसमें ए स्मॉल ए हो तब बीमारी हो, और ये तो रिसेसिव होगा, बीमारी नहीं है तो स्मॉल ए होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर देखो, आपके 4 में से 2 बच्चे बीमार हैं। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर ये कर लेते हैं मेट, तो सारे बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए बनेंगे, सब बीमार होंगे। लेकिन इट इज नॉट द केस। आधे बच्चे बीमार हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि आपका बीमार, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि आपकी बीमार, फिर आपका स्मॉल ए यानी कि आपका करेक्ट, और फिर आपका स्मॉल ए यानी आपका करेक्ट। तो कैपिटल ए स्मॉल ए वाली जो आपकी कंडीशन है ये सही है। तो यहां पर हम क्या मेंशन कर लेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए। कैसे निकाला? करके देख लो एक बार क्रॉस। अगर रिजल्ट सही आ रहे हैं तो आपने जो सोचा है वो करेक्ट है, क्योंकि डोमिनेंट में 2 केसेस हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है पेरेंट, कैपिटल ए भी हो सकता है। रिजल्ट निकाल के देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन सा क्या है। अब देखो, ये स्मॉल ए है और ये फीमेल भी स्मॉल ए होंगे, तो बच्चे कैसे होंगे? कैपिटल ए है ही नहीं, सारे बच्चे स्मॉल ए होंगे, सारे स्मॉल ए बना दो, कोई दिक्कत नहीं। जस्टिफाई हो गई पेडिग्री? बिल्कुल हो गई। अब यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए है, मेल अगर नॉर्मल है तो स्मॉल ए ही होगा। अब इनके बच्चे कैसे होंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार हो गया। अब स्मॉल ए हो सकता है, तो यहां पर स्मॉल ए, मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रूफ हो गए। राइट। सिमिलरली आप पहले ऑटोसोमल भी प्रूफ करके देख सकते थे, अगर तुक्का बैठ गया, इसे क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल। डोमिनेंट आपको पता लग गया, ऑटोसोमल प्रूफ करके देख लो, सेक्स लिंक प्रूफ करने की जरूरत नहीं। या तो ये प्रूफ करके देख लो कि सेक्स लिंक्ड है, गलत आंसर अगर आ गया तो इसका मतलब ऑटोसोमल हो जाएगी। अगर सेक्स लिंक्ड में सारी की सारी कंडीशन ठीक नहीं बैठी, तो जैसे इसमें एकदम परफेक्ट बैठ गया ऑटोसोमल, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो जाएगी। जैसे कि मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, विच इज द स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अब दूसरा देखो, दूसरे के अंदर पहली जनरेशन स्किप हो गई है, पहली जनरेशन में बीमारी नहीं है, जनरेशन 1 ही स्किप हो गई है। फिर जनरेशन 2 जो है इसमें बीमारियां देखने को मिली, फिर जनरेशन 3 जो है इसके अंदर बीमारियां देखने को मिली। 3 में से 1 में रिसेसिव बोल सकते हो आप इसको, 5 में से 2 में बीमारी है सेकंड जनरेशन में, और पहली जनरेशन बीमारी है ही नहीं, रिसेसिव केस हो सकता है ये। तो इसे आप क्या बोलोगे? रिसेसिव, क्योंकि जनरेशन स्किप हुई है। और रिसेसिव की तरफ डेटा उंगली भी कर रहा है कि 5 में से 2 आपके डिजीज है। तो 4 में से यूजुअली 1 होता है रिसेसिव के केस में, यहाँ 5 में से 2 है, तो हो सकता है। ऑलराइट, तो ये आपका रिसेसिव ट्रेट है। अब आप इसको प्रूव करके देख लो, क्या ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्या इसमें क्रिस क्रॉस हो रही है? अब रिसेसिव मुझे पता लग गया, मैं 2 सेकंड में आंसर निकाल दूंगा। रिसेसिव मुझे पता लग गया, क्या सिर्फ मेल से फीमेल में बीमारी जा रही है, फीमेल से मेल में जा रही है? ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। यहां पर कोई डिजीज नहीं था, लेकिन तब भी आपकी मेल के अंदर बीमारी गई, और यहां पर आपकी फीमेल के अंदर भी बीमारी गई। तो पेरेंट में कोई डिजीज नहीं है और मेल और फीमेल दोनों में बीमारी जा रही है, यानी कि ये आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। इफ इट इज नॉट एक्स लिंक्ड, तो ये क्या हो जाएगी? ये ऑटोसोमल हो जाएगी। मुझे करके देखने की ही जरूरत नहीं है, ये ऑटोसोमल बीमारी हो जाएगी फॉर श्योर। ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगी बीमारी। ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगी बीमारी मतलब कि जब रिसेसिव केस होगा सिर्फ तब बीमारी होगी, यानी अगर ये डोमिनेंट है तो इनमें बीमारी नहीं है, यानी ये या तो ए है या ये आपका ए स्मॉल ए है। इन दोनों केसेस में इन्हें बीमारी नहीं होगी, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। अब अगली जनरेशन में आपका क्या हो रहा है? अगली जनरेशन में आपके डिजीज भी बन रहे हैं, यानी स्मॉल ए तो हमें चाहिए, रिसेसिव हमें चाहिए, तभी बीमारी होगी। तो रिसेसिव चाहिए, स्मॉल ए चाहिए, दोनों की तरफ से, यानी दोनों पेरेंट में सिर्फ कैपिटल ए नहीं हो सकता। अगर हमें प्योर रिसेसिव बनाना है तो दोनों पेरेंट से हमें एक एक स्मॉल ए चाहिए रहेगा, तो दोनों पेरेंट ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब देखो इनके बच्चे हुए कैपिटल ए कोई बीमारी नहीं, या कैपिटल ए स्मॉल ए भी मान लो, यहां पर मान लो कैपिटल ए, यहां पर मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पर मान लो स्मॉल ए हो सकती है भाई फ्यूजन, यहां पर मान लो स्मॉल ए हो गई, तो रिसेसिव केस में बीमारी हो गई।
अब यहां पर कैपिटल ए है, तो इसके अंदर एक आपका आपको रिसेसिव भी केस देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कैपिटल ए नहीं हो सकता। ये वाला जो पेरेंट है ये पक्का क्या होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और ये वाला भी आपका कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो कैपिटल ए जब मीट किया तो ये बने, कैपिटल ए स्मॉल ए जब मीट किया तो ये बने, स्मॉल ए जब मीट किया तो ये बन जाएंगे। हो गई पेडिग्री जस्टिफाई। ऑटोसोमल रिसेसिव, जैसे सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, भाई आपके सामने जस्टिफाई करके दिखाई है ना। आप अलग अलग केस बना सकते हो। आपको पेरेंट का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है कैसे बनाते हैं। आप लोग पहली जनरेशन बना करके देख लो सही बन रही है कि नहीं। अगर ये पेरेंट कैपिटल ए होता, अगर ये कैपिटल ए होता तो सारे बच्चे कैपिटल हो जाते, सारे में डिजीज होती। पर क्या सारों में डिजीज है? नहीं। तो पता चल गया कि कैपिटल ए नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, राइट। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो पेडिग्री को। और क्वेश्चन कराता हूं, अभी और ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं। यहां पर देखो भाई, एक पेडिग्री है, यहां पर सिर्फ मेल बीमार है, अगली जनरेशन में भी सिर्फ मेल बीमार है। ओके, तो ये अगली जनरेशन में भी मेल से मेल में बीमारी जा रही है, और ये भी मेल में बीमारी जा रही है मेल से। क्या मैं कह सकता हूं सारे मेल बीमार हैं? ये वाई लिंक्ड डिजीज है, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, वो भी वाई लिंक्ड। अब वाई लिंक्ड में तो क्या ही रिसेसिव, क्या ही आपका डोमिनेंट, एक ही वाई है, अगर उस पर बीमारी वाला जीन है तो बस खेल खत्म। वाई लिंक्ड है, देखते पकड़ लिया केस, बिल्कुल पकड़ लिया। ये आपका नीट का PYQ है, ये नीट का PYQ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं डोमिनेंट है या रिसेसिव। पहली जनरेशन में एक को बीमारी है, दूसरे में अगर आप देखोगे तो आपकी 1 2 3 में से 2 को बीमारी है। अगले जनरेशन में देखो, आप बोलोगे जनरेशन स्किप नहीं हुई, सर जनरेशन 1 तो स्किप नहीं हुई, बिल्कुल सही है। सर जनरेशन 2 स्किप नहीं हुई, 3 में से 2 को बीमारी है, बिल्कुल नहीं हुई। जनरेशन 3 देखो मेरे भाई, जनरेशन 3 में क्या हुआ? जनरेशन 3 में 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, 5 बच्चा है, 6 बच्चा है, और 6 बच्चे में से 1 बीमार है। अब आप बोलोगे सर जनरेशन स्किप नहीं हुई है तो डोमिनेंट होना चाहिए। भाई 6 में से 1 बच्चा बीमार है सिर्फ, क्या ये डोमिनेंट हो सकता है किसी भी केस में? अगर आप ये भी केस लेते हो ना, अगर आप एक नॉर्मल कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी केस लेते हो, तो भी आपका 4 में से 1 बनता है डॉर्फ, राइट। एक कैपिटल टी बनता है, 2 आपके कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, 1 स्मॉल टी बनता है। यानी नॉर्मल केस में भी अगर आप लेके चलते हो दोनों डोमिनेंट पेरेंट, तो भी आपका 4 में से 1 बच्चा प्योर रिसेसिव बनता है। तो यहां पर आपके 6 में से सिर्फ 1 है, ये तो अल्ट्रा रिसेसिव हो गया ना। तो क्या ये डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है? अब आप यहां पर सिर्फ ये नहीं देख सकते कि जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं। अब आपको ये नहीं देखना, अब आपको ये देखना है कि एक्चुअल में जो डेटा होता है उससे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। यहाँ पे 6 में से 1 ही बच्चा यहाँ पर डिजीज है, यानी इस जनरेशन में बहुत ज्यादा डोमिनेंस नहीं आई, रिसेसिवनेस आई है। ये आपका रिसेसिव ट्रेट है। अब रिसेसिव कैसा है? रिसेसिव को पता लगाने के लिए तो मेरे पास 2 सेकंड की ट्रिक है। क्या भाई ये सिर्फ मेल से फीमेल में जा रहा है? फीमेल से मेल में जा रहा है भाई, मेल से फीमेल में भी गया और इसी जनरेशन में मेल में भी गया। क्या ये आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है? नहीं हो सकती, क्रिस क्रॉस हो ही नहीं रहा है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, PYQ है ये नीट का, जाकर चेक कर लेना, एकदम करेक्टली आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। तो यहां पे जनरेशन स्किप वाला कंसेप्ट क्या है? थोड़ा सा मार खा गया, लेकिन लॉजिक है तो कर डालोगे। वही बात है कि ट्रिक विद लॉजिक इज नॉट हार्मफुल, ओनली ट्रिक, ओनली तुक्केबाजी इज वेरी हार्मफुल। यहां पर आपको 4 केसेस और दिए हुए हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं इनको बैठ करके। देखो यहां पर फीमेल है डिजीज्ड, मेल है डिजीज्ड, फिर मेल है डिजीज्ड, फीमेल है नॉन डिजीज्ड। दोनों जनरेशन में आपकी अच्छी खासी बीमारी देखने को मिल रही है। ओके, डोमिनेंट लगता है ये केस, बट एक बार चेक कर लेंगे। ओके, अगर डोमिनेंट लगता है तो क्या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो यहां पर फीमेल जो है इसमें XC और आपके X स्मॉल सी है लेट से, या फिर आपका X कैपिटल C ही है। और मेल के अंदर तो एक ही है भाई, X कैपिटल C होना कंपलसरी है क्योंकि बीमार है। तो अगर आप इनको फ्यूज करा दो ना मेरे भाई, तो आपका जो मेल है ये आपका डिजीज्ड भी हो सकता है, नॉन डिजीज भी, लेकिन फीमेल तो आपकी डिजीज्ड होगी ही होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। यहां पर अगर आप देखो XC है या फिर X स्मॉल सी अगर आप लेके चलते हो, तो अगर ये डोमिनेंट डिजीज है तो चाहे आपका XC बने, चाहे आपका X स्मॉल सी बने, फीमेल तो हमेशा बीमार होगी। क्या यहां पर फीमेल बीमार है? सीधा पता लग गया कि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है।
ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकती। मैंने सीधा सीधा इसका खंडन कर दिया बात का, क्योंकि भाई मेल अगर यहां पर डिजीज है और ये एक्स लिंक्ड डिजीज है तो इसके पास कैपिटल सी होगा ही होगा। फीमेल के पास या तो कैपिटल सी हो सकता है या स्मॉल सी। अब फीमेल से कुछ भी आए, मेल से तो सिर्फ कैपिटल सी ही जाएगा ना, और एक कैपिटल सी अगर चला गया तो फीमेल बीमार होनी तय है। लेकिन क्या यहां पर फीमेल बीमार है? नहीं। इसका मतलब ये क्या हुई? क्या ये सेक्स लिंक्ड डिजीज हुई? नहीं हुई। और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो बिल्कुल नहीं हुई। अब देख लेते हैं ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि नहीं। भाई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये है कि आपका यहां पर एक्स सी होना चाहिए और यहां पर आपका एक्स सी वाई होना चाहिए। अब कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, एक्स स्मॉल सी ही जाएगा। एक्स स्मॉल सी फीमेल को बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन यहां पर ये बीमार नहीं है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो वैसे भी नहीं थी, चलो पता थी हमें, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव बिल्कुल नहीं है। और आप लोग डायरेक्टली भी देख सकते हो क्यों नहीं है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं हो रही है। डायरेक्टली पकड़ लो ट्रिक से, क्या दिक्कत है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव के पास तो के लिए तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ना। अब देखो ऑटोसोमल ये है कि नहीं। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज अगर इसे हम बोल दें तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। सिमिलरली यहां पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। अगर मैं ये वाला केस लूं कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, तो यहां पर स्मॉल ए कॉम्बिनेशन बन सकती है, यानी कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। अगर मैं यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए ले लूं तो स्मॉल ए का भी जुगाड़ हो सकता है मेरे पास, कैपिटल ए का भी जुगाड़ हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए का भी जुगाड़ हो सकता है। यानी इसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। अब देखो अगले में पहली जनरेशन स्किप हो गई, ये रिसेसिव है, लेकिन क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? ये रिसेसिव है, हमें पता लग गया ये रिसेसिव है, हमें पता लग गया। क्योंकि अगर समझ लो ये डोमिनेंट होती, समझ लो, चलो तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए, तुम बोल रहे हो कि सर ट्रिक मत लगाओ, समझ लो तुम्हारी तसल्ली के लिए, ये मैं मान लेता हूं डोमिनेंट डिजीज है। ये डोमिनेंट डिजीज है तो सिर्फ यहां पर क्या केसेस बन सकते हैं? अगर ये बीमार नहीं है तो सिर्फ स्मॉल ए केसेस बन सकते हैं, ये स्मॉल ए केसेस बन सकते हैं। अगर दोनों पेरेंट में स्मॉल ए है तो क्या यहां पर कैपिटल ए आ सकता है किसी भी सूरत में? समझ रहे हो ना? नहीं आ सकता। तो ये आपका इस प्रकार से देखोगे तो आपको पता लगेगा अच्छे तरीके से। बट समझ लो मैं कहता हूं ये रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव डिजीज है तो डोमिनेंट में बीमारी नहीं होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए ले लिया। रिसेसिव डिजीज है तो यहां पे स्मॉल ए बन सकता है, इसके अंदर बीमारी हो गई जस्टिफाइड। ये आपका चाहे कैपिटल ए हो, ये चाहे आपका कैपिटल ए स्मॉल ए हो, इसके अंदर बीमारी नहीं हुई, यानी ऑटोसोमल तो है ही, ये ऑटोसोमल तो है ही, और ये आपकी रिसेसिव है, क्योंकि रिसेसिव वाले केस में ही बीमारी हो रही है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों नहीं है सर रिसेसिव होने के बाद? क्योंकि भाई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, डायरेक्टली ही पता लग रहा है। तो पहली वाली ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरी वाली ऑटोसोमल रिसेसिव कर सकते हो क्रैक आसानी से, बिल्कुल कर सकते हो। तीसरा वाला केस देख लो। तीसरा वाला केस मेरे भाई क्या हो गया यहां पर अगर आप देखोगे तो फीमेल से मेल में जा रही है और मेल से फीमेल में जा रही है, यहां पर मेल से फीमेल में जा रही है और फीमेल से सारे के सारे मेल्स में जा रही है। ये क्या है? आपकी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है। ये आपकी बीमारियां जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती हैं, तो ये एक्स लिंक्ड है। ओके, ये आपकी एक्स लिंक्ड बीमारियां हैं, एक्स लिंक्ड बीमारियां हैं, ये आपकी एक्स लिंक्ड बीमारी है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये आपकी कैसी है, ये आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये आपकी एक्स लिंक्ड बीमारियां। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर डोमिनेंट लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका रिसेसिव हो जाएगा। रिसेसिव केस में जब आप बनाकर देखोगे आपको ये सेम डेटा मिल जाएगा आसानी से। ओके, बट लेकिन यहां पर आपको अब थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन भी करना है तो आप कर सकते हो, क्या दिक्कत है? यहां पर आपको देखना है कि डोमिनेंट है कि नहीं। लेट्स चेक इट अप। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये काफी टफ क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने अलग से कंसिडरेशन में लिया है कि इसको हम प्रूव करेंगे डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। वैसे अगर आप देखोगे तो पहली नजर में रिसेसिव मारोगे, जो कि आपने इसमें मार दिया, इसमें सही निकल गया तो इसमें गलत क्यों? अब देखो ये फीमेल है, ये रिसेसिव डिजीज है अगर, तो आपको क्या करना है एक्सी, और यहां पर ये मेल तो नॉर्मल है ही, तो इसके अंदर क्या है एक्स आपका कैपिटल सी और वाई।
अब जो फीमेल है इसमें क्या होगा आपका एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, सिर्फ यही मिल सकता है। तो फीमेल के अंदर एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी ही देखने को मिलेगा, यानी ये डोमिनेंट हो गई तो बीमार नहीं हो सकती। और यहां पर मेल आपका बीमार है तो यहां पर क्या आया होगा, एक्स स्मॉल सी और कैपिटल वाई आया होगा। ठीक है, अब यहां पर मेल है एक्स स्मॉल सी और कैपिटल वाई, यहां पर एक्स स्मॉल सी है, तो यहां पर क्या हो गया आपका फीमेल आपकी कंप्लीटली यहां पर मेल से क्या आया था, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मेल में एक्स कैपिटल सी आया था और यहां पर स्मॉल सी था, तो एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी डोमिनेंट केस में, और यहां पर एक्स स्मॉल सी एक्स वाई। अब क्या हो सकता है, एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी मिल सकती है, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी मिल सकती है, और यहां पर क्या हुआ आपका एक्स स्मॉल सी है और यहां पर एक्स स्मॉल सी है, एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी, तो सारी फीमेल आपकी बीमार है। सारी फीमेल बीमार आपकी इस केस में हो सकती है क्या, अगर आपका एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी बन रहा है, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी बन रहा है, तो ये तो डोमिनेटिंग हो गई ना। ओके, और डिजीज हमने बोली है रिसेसिव, तो इस केस में तो बीमार नहीं हो सकती। एक्स स्मॉल सी के केस में सिर्फ बीमार हो सकती है। तो यहां पर ये डेटा थोड़ा सा मिसलीडिंग हो गया, यहां पर आपको पर्सनली इस चीज को सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर ये रिसेसिव नहीं है तो आप इसे क्या मान करके सॉल्व करोगे, आप इसे डोमिनेंट मान करके सॉल्व करोगे। तो नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज डोमिनेंट और नॉट। डोमिनेंट मान करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये फीमेल आपकी बीमार है और ये आपकी डोमिनेंट है तो एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी हो सकता है यहां पर, या एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक नॉर्मल भी फीमेल मौजूद है तो एक्स स्मॉल सी का यहां पर होना जरूरी है। मेल जो है ये आपका नॉर्मल है तो एक्स स्मॉल सी और वाई है। अब यहां पर एक्स स्मॉल सी आया तो फीमेल आपकी रिसेसिव हो गई तो ये बीमार नहीं है। मेल के अंदर क्या आया, एक्स कैपिटल सी और आपका वाई आया तो ये बीमार हो गया। आगे देखो, एक्स कैपिटल सी है और एक्स स्मॉल सी है, यानी मेल से जब भी कैपिटल सी जाएगा, एक कैपिटल सी तो फीमेल में होना ही है, एक कैपिटल सी होते ही फीमेल बीमार हो जाएगी। दूसरे वाला चाहे स्मॉल सी हो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कैपिटल सी होते ही फीमेल बीमार हो जाएगी। तो कैपिटल सी स्मॉल सी एंड सो ऑन, फीमेल सारी बीमार हो जाएंगी क्योंकि कैपिटल सी इनके अंदर आ रहा है। मेल जो है यहां पर स्मॉल सी है और यहां पर वाई, तो स्मॉल सी और वाई का क्या मतलब है, स्मॉल सी तो रिसेसिव है और डिजीज आपकी डोमिनेंट है तो बीमार नहीं होगा। तो डोमिनेंट वाला करेक्ट था इसका मतलब, राइट। तो हम ऐसे अंधाधुंध भी ट्रिक्स का उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल यहां पर लिया था कि अगर हम मान लेते कि हाँ भाई ये तो गलत है, डोमिनेंट यहां तो रिसेसिव आना चाहिए, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो आपको यह भी देखना है कि बच्चे किस प्रकार के हो रहे हैं। ओके, दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व द पेडिग्री। तो यहां पर हमने क्या क्या सीखा, यहां पर हमने ये सीखा कि जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो आपका डोमिनेंट, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो आपका डोमिनेंट, लेकिन हमें इसे वैलिडेट करना पड़ेगा, जैसे नीट के पीवाईक्यू में हमने करके देखा था। काफी बार जनरेशन स्किप नहीं भी होती तब भी आपका क्या हो सकता है, डिजीज में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो आपको एग्जैक्ट पेडिग्री को भी देखना है उस टाइम पे। अगर जनरेशन स्किप हो गई है तो आपका रिसेसिव। उसके बाद आपको देखना है कि अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है तो इन 99% ऑफ द केसेस आपका क्या होगा, आपका यहां पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज प्रेजेंट होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। लेकिन इस केस में आपकी डोमिनेंट हुई क्योंकि बिल्कुल ही अलग केस दिखा दिया यार, यहां पर सारी फीमेल्स को है जो इन्होंने डिजीज कर दिया। तो सबसे बढ़िया मेथड क्या है, अच्छे से एक केस पकड़ो, डोमिनेंट का रिसेसिव का, उसे सॉल्व कर लो, आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। पहली ही जनरेशन में आपको पता लग जाएगा डोमिनेंट है कि रिसेसिव, और उसके बाद एक्स लिंक्ड रख के देख लो रिसेसिव के अंदर, और आसानी से एक्स लिंक्ड रिसेसिव आसानी से पता लग जाएगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है डोमिनेंस के अंदर, उसको जस्ट रीचेक कर लो, रीमोडिफाई कर लो। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व कर देंगे। मैं जानता हूं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, मैं जानता हूं इट इज रियली कंफ्यूजिंग, बट दिस इज पेडिग्री, दिस इज द पेडिग्री। हमने जब पहले क्वेश्चन सॉल्व किए तो आसान लगे हमें, क्योंकि हमने ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और ट्रिक्स सही बैठ गई। लेकिन हमेशा हमारी किस्मत हमारे फेवर में हो ये जरूरी नहीं, हमेशा ये दो क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, हमेशा ये वाला वाई लिंक्ड का क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। नीट वाले जैसे क्वेश्चन आ गए, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको मैं ट्रिक बता दूं, आप तो कभी नहीं कर पाओगे। यहां पर क्या जरूरी था, यहां पर लॉजिक जरूरी था। इस जनरेशन 3 में यहां लॉजिक जरूरी था। अगर यहां लॉजिक नहीं लगाते तो रिसेसिव कभी बता ही नहीं पाते, पूरी सॉल्व करनी पड़ती।
और ये वाले क्वेश्चंस थोड़े टफ हो गए, अगर तुम्हें नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने सॉल्व किया है बकायदा बारी बारी। लेकिन अगर इनके से क्वेश्चन नहीं भी आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतने टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ मैंने एग्जांपल इतना टफ ले लिया जिससे कि तुम इजी पेडिग्रीज तो यूं सॉल्व कर दो। ओके चलो, अब पीछे की कुछ स्लाइड्स हम लोग छोड़ के आए थे, टाटा बाय बाय कह के, इनको देख लेते हैं। पीछे कर चुके थे इसको, हाँ कर चुके थे। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जीन्स और क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। जीन्स आपने डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दिया है, क्रोमोसोम को भी आपने अल्टीमेटली ऑल्टर कर दिया है, क्योंकि जीन में चेंजेस होंगे तो जीन्स कहां मौजूद है, क्रोमोसोम के अंदर, तो अल्टीमेटली चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन हम इनको अलग अलग से देखेंगे। स्पेशली हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू मेंडेलियन डिसऑर्डर, जहां पे एक स्पेसिफिक जीन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जैसा हेमोफीलिया है, सिकल सेल अनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसको हम क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं, इसमें क्रोमोसोम के नंबर घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाएंगे या फिर क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा टूट जाएगा, यानी कि उसमें डिसऑर्डर आ जाएंगे रिलेटेड टू क्रोमोसोम डायरेक्टली। लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपके डिसऑर्डर होंगे रिलेटेड टू जीन्स। इनको हमें देखना है कि कैसे कैसे हम इन्हें पढ़ सकते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमें क्या देखना है, द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द अल्टरेशन और द म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। वही कि अगर जीन में चेंजेस आ रहे हैं एक जीन के अंदर, तो आपको क्या करना है, उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर पढ़ना है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड बाय द पेडिग्री एनालिसिस, क्योंकि ये चीज क्या होती है, ये जो आपके जीन के अंदर म्यूटेशन है ये हेरिटेबल है। तो आप पेडिग्री बना करके देख भी सकते हो कि आपके अंदर कोई बीमारी आपके पूर्वजों में से आने के चांसेस कितने हैं। तो सिकल सेल अनीमिया, हेमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये आपके हेरिटेबल होते हैं, तो आप इनको ट्रैक कर सकते हो बाय द पेडिग्री एनालिसिस। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, यानी ये तब भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आपका कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए आपका प्रेजेंट हो कंपोजिशन में, या स्मॉल ए भी प्रेजेंट हो। तो यहां पर ये बीमारियां ऑटोसोमल भी हो सकती हैं, सेक्स लिंक्ड भी हो सकती हैं। बाय पेडिग्री एनालिसिस इट इज इजी टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो आप पेडिग्री एनालिसिस में बता सकते हो कि डोमिनेंट है या रिसेसिव, अगर जनरेशन स्किप नहीं हुई है। अगर जनरेशन स्किप नहीं हुई है तो मोस्ट ऑफ द केसेस डोमिनेंट, अगर जनरेशन स्किप हो गई है तो मोस्ट ऑफ द केसेस रिसेसिव। डन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले एग्जांपल की तरफ, विच इज हेमोफीलिया। हेमो रिलेटेड टू ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर जो रेड कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन, वहां से आपका वर्ड उठाया गया। ओके, तो हेमोफीलिया क्या है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यानी ये सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगी हेमोफीलिया जब आपके छोटे एच के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। फीमेल में सिर्फ ये डिजीज तभी एक्सप्रेस कर सकती है जब स्मॉल एच प्रेजेंट हो। एक भी अगर कैपिटल एच है तो वो बीमार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट इज नॉट अ डोमिनेंट डिजीज, इट इज रिसेसिव। तो दोनों का रिसेसिव होना, दोनों एच का छोटा होना इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो एक्स क्रोमोसोम को मैंने यहां पर अकाउंट में लिया। इस बीमारी में एक प्रोटीन जो है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अफेक्ट हो जाता है। एंड अगर ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड का एक प्रोटीन नहीं बना तो एक जो कट लगा है वो अल्टीमेटली बहुत सारी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग करवा देगा, क्योंकि आपके कोएगुलेटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन ही नहीं बन रहे। तो यहां पर आपके पेयर ऑफ अलील होते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच। कैपिटल एच ऑब्वियसली डोमिनेंट है, स्मॉल एच रिसेसिव है। तो एच जो है इट इज नॉर्मल अलील। अगर ये आप में प्रेजेंट है एक्स एच या एक्स स्मॉल एच, तो आप नॉर्मल हो, क्योंकि एक डोमिनेंट अलील आ गया। अगर आप एक्स एच हो तो भी आप नॉर्मल हो, क्योंकि मेरे भाई डोमिनेंट अलील आ गया। आप एक्स स्मॉल एच तो सिर्फ तब आप नॉर्मल नहीं हो, सिर्फ तब आप डिजीज थी, क्योंकि रिसेसिव डिजीज है, दोनों रिसेसिव होने जरूरी। तो एच जो है दोनों पे जब होगा एक्स क्रोमोसोम पे, तब आपका हेमोफीलिया होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी। इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हेट्रोजाइगस फीमेल अगर है तो ये कैरियर होती है, यानी ये अपनी डिजीज को सन्स में भेज सकती है, क्योंकि यहां पर देखो एक्स एच है और एक्स स्मॉल एच है, तो फीमेल तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल अगली जनरेशन में फीमेल एक्स एच को तो भेज देगी ना। अगर समझ लो फीमेल है आपकी एक्स एच और एक्स स्मॉल एच, और मेल है आपका नॉर्मल एक्स एच और वाई,
तो यहां पर एक सन तो ऐसा बनेगा ना जिसमें ये छोटा x के ऊपर h आ जाएगा, तो ये तो बेचारा मारा गया ना बेमौत। तो फीमेल क्या कर रही है, यहां पर कैरियर का काम कर रही है। इसे आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल कैरियर। कैरियर मतलब इसको खुद को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगले वाले के अंदर तो ये स्मॉल h पहुंचा सकती है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हेमोफिलिक इज रेयर। फीमेल हेमोफिलिक बहुत कम बन सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी मदर जो है वो कैरियर होनी चाहिए और फादर जो है डिजीज होना चाहिए। लेकिन अगर कोई फादर डिजीज है, हेमोफीलिया से पीड़ित है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो उसके बच्चे होना बहुत असंभव सी बात है। क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज की कैरियर थी और इसीलिए अपने डिसेंडेंट्स में, अपने बच्चों में काफी सालों तक, काफी जनरेशन तक वो इस डिजीज को फैलाती रही। अब देखो फीमेल क्यों हेमोफिलिक नहीं होती। फीमेल हेमोफिलिक कब हो, जब आपको XH चाहिए। तो इसके लिए फीमेल जो है मदर, ये आपकी एटलीस्ट कैरियर हो, नॉन बीमार हो, और फादर जो है ये आपका नॉर्मल, फादर नॉर्मल कह रहा हूं, फादर जो है ये आपका बीमार हो, तभी तो 2 स्मॉल h आ पाएंगे। तो अब यहां से ये स्मॉल h आया, यहां से ये स्मॉल h आया, सिर्फ तब जाकर के फीमेल बन सकती है हेमोफिलिक। लेकिन यहां पर देखो ये मेल बहुत ज्यादा साल तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए फीमेल के हेमोफिलिक होने के चांसेस काफी कम। कलर ब्लाइंडनेस अगर आप देखें तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये भी आपकी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, जस्ट लाइक हेमोफीलिया। एंड दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर द रेड कोन ऑफ द आई और द ग्रीन कोन ऑफ द आई। यानी अगर आपकी आंखों के रेड कोन, ग्रीन कोन, ब्लू कोन, 3 अलग अलग तरीके के कोन होते हैं, अगर उसमें से रेड और ग्रीन खराब हो जाते हैं तो आप रेड और ग्रीन कलर में ठीक से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, इन्हें ठीक से नहीं देख पाओगे। और यहां पर जो म्यूटेशन होती है, सिंस इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, तो ये जो जीन है आपके कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। सेम हेमोफीलिया वाली कंडीशन है, मेल के अंदर 8% जो मेल है इनमें डिजीज देखने को मिलती है, लेकिन फीमेल में सिर्फ 0.4% में। क्यों? क्योंकि अगर मेरे भाई आपकी फीमेल को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज चाहिए कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, तो क्या होना चाहिए, फीमेल जो है ये आपकी कैरियर होनी चाहिए और मेल जो है ये आपका बीमार होना चाहिए। सिर्फ तभी क्या होगा, सिर्फ तभी आपका रिसेसिव केस में x स्मॉल सी मिल पाएगा और सिर्फ तभी आपकी फीमेल क्या है, आपकी डिजीज हो पाएगी। और ये केसेस काफी कम होते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, इसीलिए फीमेल काफी कम बीमार पड़ती हैं कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया के केस में। लेकिन मेल में ये केस बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक कैरियर फीमेल से भी ये बीमारी आ सकती है इसके अंदर। So this is because the gene that lead to red green color blindness are on X chromosome. मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम है और फीमेल के पास 2। तो son of a woman who carries the gene has 50% chance of being color blind. भाई अगर एक मदर है जो कैरियर है, जो खुद बीमार नहीं है, लेकिन अगर इसका फादर नॉर्मल भी है ना XY, तो क्या हो जाएगा, अब यहां से Y या तो कंबाइन कर सकता है इस X कैपिटल C के साथ, तो ये नॉर्मल निकल जाएगा। लेकिन दूसरा बेटा x स्मॉल c के साथ कंबाइन करेगा तो ये बेचारा बीमार निकल जाएगा। यानी जब भी 2 बच्चे पैदा होंगे ना मेल, उनमें से 50% चांस है कि एक नॉर्मल निकले और दूसरे के डिजीज होने के भी 50% चांसेस। यानी 2 बच्चों में से एक तो कलर ब्लाइंड होगा। ओके, द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज जीन इज रिसेसिव, तो एक कैपिटल H होते ही मदर तो बच जाएगी, लेकिन अगर यहां पर चला गया है जीन मेल के अंदर तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ओके, तो फीमेल यहां पर कम देखने को मिलती है बीमार, मेल आपके ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन हमें साफ साफ समझ में आ चुका है। अगली जो बीमारी है दैट इज सिकल सेल अनीमिया। मैंने आपको बता दिया था, यहां पर जो शेप है आपकी आरबीसी की वो सिकल जैसी हो जाती है, वो राउंड बाय कनकेव डिस्क लाइक नहीं होती। तो इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो ये रिसेसिव लेकिन ऑटोसोम लिंक्ड, यानी स्मॉल ए जो है इस केस में ये आपका एक्सप्रेस करता है। ओके, स्मॉल ए केस में एक्सप्रेस करेगा, एक भी कैपिटल ए है तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। It can be transmitted from parent to offspring when both the partners are carrier for the gene or heterozygous। यानी अगर दोनों पार्टनर कैरियर हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो दोनों क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए डोमिनेंट है तो बीमार नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट है बीमार नहीं होगा,
स्मॉल ए कैपिटल ए डोमिनेंट है, बीमार नहीं होगा, स्मॉल ए रिसेसिव है, बीमार हो जाएगा। तो ये बीमारी कब आई? जब दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस कैरियर थे। ये डिजीज कंट्रोल होती है बाय अ पेयर ऑफ अलील, जिसको आप HbA बोलते हो, और HbS है तो ये ऑटोसोम ही। लेकिन यहां पर क्या है, HbA का मतलब नॉर्मल और HbS का मतलब क्या है, आपका सिकल सेल, S फॉर सिकल सेल। तो अगर ये डोमिनेंट है होमोजाइगस HbA तो नॉर्मल है, अगर एक HbS आ गया तो सिकल सेल ट्रेट है इसके अंदर, ये कैरियर हो जाएंगे। और अगर HbS है सिर्फ तभी आपका अफेक्टेड है, यानी इसको आप HbAA को क्या बोल सकते हो, कैपिटल AA। यहां पर HbS को क्या बोल सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए, और HbS को बोल सकते हो स्मॉल ए, यानी यही बीमार पड़ेगा, यही आपका रिसेसिव। तो नॉर्मल जो आपके आरबीसी की शेप है वो ऐसी होती है, बाय कनकेव डिस्क शेप, लेकिन ये सिकल लाइक हो जाती है तो कम हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। और यहां पर आप जीन म्यूटेशन का कंसेप्ट भी देखते हैं। दिस सिकल सेल अनीमिया इज डिजीज which is caused by substitution of glutamic acid by valine। तो ये दोनों अमीनो एसिड हैं, ग्लूटामिक एसिड भी वेलाइन भी। तो ये कैसे आपके सब्स्टिट्यूट होते हैं? जो आपकी बीटा ग्लोबिन चेन है ना हीमोग्लोबिन की, जो आपका हीमोग्लोबिन है इसमें आपकी 4 चेन्स मौजूद होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो जो 2 अल्फा चेन है इन्हें बोला जाता है अल्फा ग्लोबिन चेन, और जो 2 बीटा चेन है इन्हें बोला जाता है बीटा ग्लोबिन चेन। तो सिंस ये आपकी क्या है, सिंस ये ग्लोबिन चेन्स आपकी प्रोटीन है तो ये अमीनो एसिड से बनी रहती हैं। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसकी 6th पोजीशन पर एक अमीनो एसिड लगा रहता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। उस ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने डीएनए के अंदर चेंज कर दिया है। देखो मेरे भाई, आपने डीएनए के अंदर यहां पर GAG था, आपने GAG की जगह GTG लगा दिया, यानी ये जो A है इसकी जगह T आ गया। सिर्फ इतनी सी भूल हो गई। अब आप सोचोगे सर पॉइंट म्यूटेशन है, क्या उखाड़ लेगी पॉइंट म्यूटेशन? भाई GAG की जगह GTG आया तो mRNA में यहां पर देखोगे यहां पर भी एक गड़बड़ हो गई, पूरा कोडॉन ही चेंज हो गया, GAG की जगह GUG आ गया। अब अगर कोडॉन चेंज हो गया तो ये वाला जो कोडॉन था GAG ये कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड के लिए, जबकि ये जो है GUG ये कोड कर रहा है वेलिन के लिए। तो जहां पर एक प्रोटीन के अंदर ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था वहां पर वेलिन आ गया, और अल्टीमेटली प्रोटीन के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए थी ग्लूटामिक एसिड की वजह से वो वेलिन आने की वजह से नहीं हो पाएगी। तो सिंस आपका बीटा ग्लोबिन में GAG की जगह GUG आ गया छठे कोडॉन की पोजीशन पे, पूरे के पूरे आरबीसी के शेप की ऐसी की तैसी हो गई। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन आपकी म्यूटेटेड है, वो आपकी लो ऑक्सीजन टेंशन में आपका क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है, एंड अल्टीमेटली बाय कनकेव डिस्क शेप की जगह सिकल जैसी शेप ले लेता है। जो आपकी दराती होती है फसल काटने की उस जैसी शेप ले लेता है। कहां तो ये राउंड था इतना मोटा सा, कहां ये सिकल शेप हो जाता है। सिंस शेप इतनी पतली हो गई है तो आपके हीमोग्लोबिन को कंटेन करने का इसका जो हुनर था वो भी कम हो गया है। तो यहां पर 6th पोजीशन पर देखो आपका ग्लूटामिक एसिड था, यहां पर वेलिन आ गया, तो यहां पर ट्रांजिशन हुई है मेन। तो ये HbA है नॉर्मल, लेकिन यहां पर HbS यहां पर क्या हो गया है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया है, GAG GUG में जैसे कन्वर्ट हो गया उसके जस्ट बाद। ओके, ये आपका सिकल सेल एनीमिया है। नाउ फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके, नाम में क्या है, फिनाइल कीटोन, फिनाइल विच इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमीनो एसिड है, एंड यूरिया कि ये आपका यूरिन के थ्रू पास हो जाने लग जाता है, क्योंकि आपका ये बहुत ज्यादा इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, किडनी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, इट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जब आप पैदा होते हो उस टाइम से ही आपके अंदर ये मेटाबॉलिज्म का एरर हो सकता है, जब आपके अंदर क्या है, एक एंजाइम की कमी है। तो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, वही सेम बात है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट आपका स्मॉल ए के केस में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, तब आपका बीमार होगा। कोई एक भी कैपिटल ए है, बीमारी नहीं होगी। It is caused by mutation of the gene that codes for enzyme phenylalanine hydroxylase। नाम क्या है एंजाइम का, phenylalanine hydroxylase। It means that it do the hydroxylation of phenylalanine। phenylalanine नाम का एक अमीनो एसिड है, उसमें हाइड्रोक्सिलेशन करके ये क्या करता है, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। दोनों के दोनों है अमीनो एसिड ही। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं अमीनो एसिड का, इसको आप कॉपी में ड्रॉ कर लेना साथ साथ।
स्ट्रक्चर अगर बना के दिखाओ अमीनो एसिड का, तो क्या होता है, सेंट्रल कार्बन, अब नाम क्या है, अमीनो एसिड, तो यहां पर अमीनो ग्रुप लगा रहता है, यहां पर एसिड ग्रुप लगा रहता है, ऊपर हाइड्रोजन लगा रहता है और नीचे आर ग्रुप लगा रहता है। आर ग्रुप में अगर आप देखेंगे फिनाइल एलेनिन, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बनाते हैं एलेनिन। एलेनिन क्या होता है, जब आपका आर ग्रुप CH3 होता है, दिस इज एलेनिन। फिनाइल एलेनिन मतलब इस एलेनिन का एक हाइड्रोजन हटा करके आपने क्या लगा दिया है, फिनाइल ग्रुप लगा दिया है। ये क्या हो गया आपका, फिनाइल एलेनिन हो गया। क्या नाम लिख दो इसके नीचे, फिनाइल एलेनिन लिख दो। बात समझ में आई। अब ये फिनाइल एलेनिन जो है, इसको आप लोग एक एंजाइम से ट्रीट कराते हो, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है, तो क्या बन जाएगा, एक और अमीनो एसिड बन जाएगा। तो ये आपका अमीनो ग्रुप है, ये आपका सेंट्रल कार्बन है, ये आपका एसिडिक ग्रुप है, ये ऊपर आपका हाइड्रोजन है, नीचे अगर आप देखोगे तो आपका मिथाइल ग्रुप था, इसके नीचे आपका फिनाइल ग्रुप था, यानी फिनाइल एलेनिन मैंने बना दिया है। इसके नीचे क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेज, तो हाइड्रोक्सिलेशन मैंने कर दी है। ये जो अमीनो एसिड बना इसको आप क्या कहते हो, टायरोसिन कहते हो। तो ऐसा एंजाइम जो फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में, वो यहां पर कम है, नहीं बन रहा। तो क्या फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो टायरोसिन नहीं बनेगा, तो फिनाइल एलेनिन जमा होता हुआ चला जाएगा। अब कुछ काम तो इसको सूझ नहीं रहा है भाई, टायरोसिन तो बना नहीं पा रहा हूं, कुछ और ही बना लेता हूं, तो ये क्या बना लेता है, अपने अत्यधिक डेरिवेटिव्स बना लेता है। तो फिनाइल एलेनिन तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के काम आता है, लेकिन इसके डेरिवेटिव किसी बहुत ज्यादा काम नहीं आते, हमारी किडनी भी इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो क्या हो जाता है, ये मूत्र विसर्जन के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी आपके यूरिन के थ्रू पास होने लग जाता है, जिससे आप इस बीमारी को पता भी लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का प्रयोग किया, लेकिन यह एंजाइम नहीं बन रहा है। यहां पर ब्लॉक का सिंबल लगाया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री में दिस इज ब्लॉक सिंबल। आप एक रिएक्शन को तोड़ रहे हो बीच में से, ब्लॉक हो गया ये, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की बीमारी हो गई। टायरोसिन डोपामिन भी बना सकता था, विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, प्रोटीन भी बना सकता था, मेलेनिन नाम का हार्मोन भी बना सकता था, लेकिन अब ये सारी चीजें नहीं बनेंगी। तो बॉडी में 100 दिक्कतें वैसे आ गई। फिनाइल कीटोन्यूरिया किसका एग्जांपल था, प्लियोट्रोपी का, कल पढ़ा था ना। क्योंकि एक चीज से अगर 1000 गड़बड़ियां हो रही है, एक जीन के काम ना करने से 1000 चीजों पे असर पड़ रहा है, तो प्लियोट्रोपी से कहते हैं। डोपामिन नहीं बन रहा, नर्व इंपल्स कंडक्शन रुक जाएगा। प्रोटीन नहीं बन रहा, तो कोई ना कोई प्रोटीन के अंदर एब्नॉर्मेलिटी आ जाएगी। मेलेनिन नहीं बन रहा, तो पिगमेंटेशन पे फर्क पड़ेगा, स्किन और हेयर पिगमेंटेशन पे। और फिनाइल एलेनिन अब टायरोसिन तो नहीं बना रखा इसने, तो फिनाइल पायरुविक एसिड बनाने लग जाता है, जो कि इसका डेरिवेटिव है। अब ये डेरिवेटिव हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसे अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। सो अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक दिस एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था। मैंने आपको बकायदा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। इस वजह से फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुविक एसिड बना लेता है और बाकी डेरिवेटिव्स बना लेता है। ये चीजें हमारी ब्रेन में जाकर के अटैक करने लगती हैं और हम मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। और ये मेलेनिन भी नहीं बना पा रहे हैं, आप डोपामिन भी नहीं बना पा रहे हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ पिगमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। और इतना एक्सेस में आपका फिनाइल पायरुवेट बनता है कि आपके यूरिन के थ्रू भी रिलीज हो जाता है, एज किडनी डजंट एब्सॉर्ब इट करेक्टली। तो थैलेसीमिया की बात कर लेते हैं। अब अगला डिसऑर्डर, थैलेसीमिया भी आपका ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, यानी स्मॉल ए केस में अपने आप को क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। It is transmitted from parent to offspring when both the parents are unaffected carriers। अब जाहिर सी बात है, एक आपका कैपिटल स्मॉल ए है, एक कैपिटल स्मॉल ए है, तो ये दोनों के दोनों नॉर्मल है, लेकिन आपके क्या है, कैरियर है। तो इनका बच्चा स्मॉल ए हो सकता है, जिससे बच्चे को बीमारी हो जाएगी। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन, यानी कुछ जीन्स होते हैं जो कि थैलेसीमिया कॉज करते हैं। अगर उनमें म्यूटेशन हो गई तो भी बीमारी हो सकती है, अगर उनमें डिलीशन हो गई, जीन ही हटा दिया, तो भी बीमारी हो सकती है। तो इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, दैट इज अल्फा और बीटा चेन दैट मेक्स अप हीमोग्लोबिन। यानी मेरे भाई क्या बात हुई यहां पर कि सिकल सेल अनीमिया अगर आप देखो तो हीमोग्लोबिन आपका वहां पर क्या था, कम स्टोर हो पा रहा था, क्योंकि आरबीसी की शेप चेंज हो गई। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो सिंथेसिस ही कम हो रही है आपके हीमोग्लोबिन की। वहां पर तो शेप चेंज हुई तो अक्यूमुलेट कम कर पा रहे हैं हीमोग्लोबिन, यहां पे सिंथेसिस ही कम हो रही है।
दिस फॉर्म्स एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू अनीमिया। यानी जो अब हेमोग्लोबिन बना वहां पर तो आपका क्या था, हीमोग्लोबिन स्टोर भी कम हो रहा था, यहां पे क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है क्योंकि अल्फा बीटा चेन में गड़बड़ी हो रही है। तो थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया क्योंकि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यहां पे आपका हीमोग्लोबिन जो है कम बनता है, बहुत ज्यादा बन ही कम रहा है। लेकिन सिकल सेल अनीमिया में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी कि आपका गंदा हीमोग्लोबिन आपका वहां पर बन रहा था, इनकम्प्लीट इनकॉम्पिटेंट हीमोग्लोबिन वहां पर बन रहा था। तो थैलेसीमिया में क्या है, हीमोग्लोबिन बना कम, लेकिन सिकल सेल अनीमिया में आपका बना तो सही लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं था क्योंकि जो बना था वो भी खराब था, बीटा ग्लोबिन चेन में दिक्कत आ गई थी। तो इनकरेक्टली फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन वहां पर बना। तो दोनों केसेस में क्या है, आपकी खून की कमी हो गई, अनीमिया हो गया, क्योंकि एक तरफ हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है, दूसरी तरफ बन रहा है तो इनएफिशिएंट बन रहा है, दोनों से ही प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया दो तरीके का हो सकता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, नाम से साफ साफ जाहिर है अगर कोई हीमोग्लोबिन की अल्फा ग्लोबिन चेन को इफेक्ट करेगा तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर कोई हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन को इफेक्ट करेगा तो बीटा थैलेसीमिया। तो यहां पर क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा ग्लोबिन चेन है ये अफेक्ट हो जाती है। और कौन से जीन्स रेगुलेट करते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन को, HbA1 जीन एंड HbA2 जीन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट रहते हैं हर पेरेंट के। तो अब आपके अंदर दो क्रोमोसोम आए हैं, एक क्रोमोसोम आया है आपके अंदर अपने पिताजी से और एक क्रोमोसोम जो है 16वां क्रोमोसोम, इसी की सेकंड कॉपी यानी होमोलोगस क्रोमोसोम आया है आपका मदर से। अब अगर फादर वाले क्रोमोसोम में यहां पर HbA1 जीन प्रेजेंट है, HbA2 जीन प्रेजेंट है, तो मदर वाले में भी तो यहां पर HbA1 और HbA2 जीन प्रेजेंट होगा ना मेरे दोस्त। तो आपके टोटल 4 जीन्स हो जाएंगे, 4 जीन्स हो जाएंगे। अब समझ लो म्यूटेशन और डिलीशन हो गई आपकी इस वाले जीन में तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, सेकंड वाले में भी हो गई और खतरनाक हो जाएगा, और कम हीमोग्लोबिन आपका जो है यहां पर बनेगा, तीसरे में भी हो गई और कम बनेगा, चौथे में भी हो गई और कम बनेगा। यानी जितने ज्यादा इन चारों में से जीन्स अफेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा आपका हीमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस खत्म होता चला जाएगा। अगर एक जीन अफेक्ट हुआ है तो ठीक है, थोड़ा बहुत अल्फा ग्लोबिन बना लेंगे, 3 जीन अभी भी फंक्शनल है, चारों खत्म हो गए तो अल्फा ग्लोबिन की तो पूरी पूरी बैंड बच जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है यहां पर कि 16th क्रोमोसोम पर HbA1 और HbA2 जीन प्रेजेंट रहते हैं। बीटा ग्लोबिन चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल HbB जीन, HbA का मतलब क्या है, HbA का मतलब, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, A का मतलब अल्फा, और 1 जीन और 2 जीन है तो इसलिए इनका नाम HbA1 और HbA2 है। बीटा थैलेसीमिया में HB का मतलब है हीमोग्लोबिन और B का मतलब है दूसरे B का बीटा। तो यहां पर एक ही जीन होता है, सिंगल जीन, जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। अब फादर साहब से एक क्रोमोसोम आया और माता जी से एक और होमोलोगस क्रोमोसोम आया, तो इनके अंदर इस क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहां पर आपका HbB प्रेजेंट है, HbB प्रेजेंट है। तो टोटल 2 जीन हो गए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में मिला करके। अगर इनमें से भी भाई एक जीन आपका खत्म हो गया, दूसरा जीन खराब हो गया, म्यूटेशन हो गई, डिलीशन हो गई, तो क्या हो जाएगा, बैंड बच जाएगी बीटा ग्लोबिन चेन की। तो यहां पर सिंथेसिस ठीक तरीके से नहीं होगा। दूसरे प्रकार की जो बीमारियां हैं ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाना या फिर क्रोमोसोम के सेट्स में चेंज आ जाना डायरेक्टली, दीज आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्या होता है यहां पर, द डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। या तो कोई क्रोमोसोम है जिसकी आर्म टूट गई, ये क्रोमोसोम था, इसकी समझ लीजिए आर्म टूट गई, आर्म ब्रेक, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खराब हो गया। कोई क्रोमोसोम है आपकी बॉडी में, लेट से 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया 47 हो गए, आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, एक कम हो गया 45 हो गए। तो ये क्या है दिक्कतें, ये क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है ना यहां पे, तो क्या हो गया यहां पर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। डायरेक्टली हो सकता है कि आप लोगों का क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बढ़ जाए या कम हो जाए, राइट, दैट इज ऑल्सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या तो ये एन्यूप्लॉइडी हो सकती है या ये पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। एन्यूप्लॉइडी मतलब नंबर में चेंज, पॉलीप्लॉइडी मतलब सीधा प्लॉइडी लेवल में ही चेंज, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम यहां पर
चेंज हो जाएगा। तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? एन्यूप्लॉइडी का मतलब मेरे दोस्त ये है कि यहां पर गेन हो जाता है और लॉस हो जाता है ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये आपका एक क्रोमोसोम है। एनाफेज के दौरान इस क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ भागना था, इस क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ भागना था। यहां पर इनकी क्रोमेटिड्स ठीक से सेपरेट नहीं हो पाई और ये दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल की तरफ चले गए, दोनों एक ही तरफ चले गए। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, इसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा ना आपके पास, ड्यू टू नॉन सेग्रीगेशन। आपके एक क्रोमोसोम को एक साइड जाना था, दूसरे को दूसरी साइड जाना था, वो चिपक के दूसरे के साथ ही चल दिया, सेग्रीगेशन नहीं हो पाई, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके नॉर्मल गैमेट के अंदर। तो यहां पर क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में आपके क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है। एक क्रोमोसोम बढ़ सकता है, दो क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं, तीन क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं, एक क्रोमोसोम घट सकता है, दो क्रोमोसोम घट सकते हैं, तीन क्रोमोसोम घट सकते हैं। सेट में चेंजेस नहीं आते, नंबर्स में चेंजेस आते हैं। जैसे नलिसोमी, नलिसोमी मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम से दो कम, इसे आप बोलते हैं नलिसोमी। नलिसोमी का मतलब आपके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, अगर यहां पर 44 क्रोमोसोम बचे हुए हैं तो नलिसोमी हो गई। मोनोसोमी मतलब, मोनोसोमी मतलब एक कम है नॉर्मल से, यानी 45 क्रोमोसोम हो गए, इट इज मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब अब अगर 46 है तो नॉर्मल है, वो तो बीमारी है नहीं, तो उसको काउंट नहीं किया। ट्राइसोमी मतलब एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसके 3 कॉपीज हैं आपके पास, तो 2 कॉपीज होनी चाहिए थी, तो 46 होते हैं आपके पास क्रोमोसोम्स, एक की 3 कॉपी है तो 47 हो। टेट्रासोमी मतलब एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होनी चाहिए, एक क्रोमोसोम की 4 कॉपी है, तो ओवरऑल 46 की जगह 48 क्रोमोसोम। मोनोसोमी मतलब एक सेट होना चाहिए ना, ये वाला आपका एक सेट होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम का, सिर्फ एक ही है यहां पर, तो 46 - 1 हो जाएगा। नलिसोमी मतलब एक के अंदर तो दोनों क्रोमोसोम चिपक के चले गए, अब दूसरे के अंदर तो कुछ भी नहीं गया ना, तो उसमें नलिसोमी हो जाएगी, उसमें पूरा का पूरा एक जो क्रोमोसोम का पेयर है वो कम हो जाएगा। तो यहां पे 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट, 1 पेयर लॉस्ट, यहां पे सिर्फ 1 क्रोमोसोम लॉस्ट, यहां पे 1 क्रोमोसोम गेन्ड और यहां पे 1 पेयर गेन्ड, ऐसी बात है, राइट, 1 पेयर गेन्ड। तो नलिसोमी क्या है, आपके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं आया, नल, नलिसोमी मतलब नल, 0, तो 44, सिर्फ 22 पेयर बचे। टेट्रासोमी क्या है, एक पेयर आना चाहिए था, उसकी जगह 2 पेयर आ गए, 4 क्रोमोसोम चिपक के आ गए, तो 2 एक्स्ट्रा हो गए, 46 की जगह 48। मोनोसोमी मतलब एक पेयर आना चाहिए था, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आया है इंडिविजुअल, तो एक की कमी हो गई। और ट्राइसोमी मतलब एक पेयर आना चाहिए था, 2 जूते आते हैं जोड़ी में, 3 आ गए, यहां पे एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ट्राइसोमी। यह आपका नॉर्मल केस है एन्यूप्लॉइडी का। अगर आप पॉलीप्लॉइडी देखें तो यहां पर क्या होता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। यानी समझ लीजिए यहां पर एक सेल है, इस सेल के अंदर आपने न्यूक्लियर डिवीजन कर लिया, तो न्यूक्लियस तो 2 हो गए, तो अब इसके अंदर भी आपके 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, ये भी आपका एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये भी आपका एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, लेकिन सेल डिवीजन अब हुआ ही नहीं, नो साइटोकाइनेसिस। तो ये आपके चारों के चारों जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड प्लस डिप्लॉयड, ये एक ही सेल के अंदर अब प्रेजेंट रह गए, तो 2 सेट बढ़ गए ना सीधे। तो यहां पर क्या हुआ, पॉलीप्लॉइडी हो गई। इट इज ऑफन सीन इन प्लांट्स एंड इट इज वेरी रेयर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप जो व्हीट खाते हो ना, जो आटा आपके घर पे आता है, जो व्हीट है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये हेक्साप्लॉइड है, इसकी 6n हैप्लॉइड, आपकी 2n है, और नॉर्मली प्लांट में भी 2n होती है, इसको आपने मॉडिफाई करके 6n बनाया है, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से सारा काम यहां पर चल सके, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो यहां पर देखो 2n का मतलब 6 क्रोमोसोम, तो यहां पर 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3, 4, 5, 6, 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट है। अब यहां पर माइटोटिक एरर हुआ और यहां पर क्या हुए, आपके 6 की जगह 12 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए, तो क्या हुआ, ये 2n की जगह 4n हो गया, टेट्राप्लॉइड। इसी हिसाब से अगर न्यूक्लियस डिवाइड कर जाए लेकिन सेल डिवाइड ना करे, तो अल्टीमेटली उस न्यूक्लियस का जो डुप्लीकेटेड कंटेंट था वो एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं कि भाई प्लॉइडी लेवल हमारा बढ़ गया है।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, जिसको आप प्यार से मंगोलिज्म भी बोलते हैं, राइट। मंगोल्स जो कि पुराने जमाने के जो लोग थे उन जैसा फेस हो जाता है बच्चों का। तो यहां पर क्या है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। 21वां जो क्रोमोसोम है वही होमोलोगस पेयर प्रेजेंट होना चाहिए था, यहां पर 3 हो जाते हैं, ट्राइसोमी हो गई, 2 की जगह 3 है। तो 21 अगर आप यहां पर देखो तो 1 2 3, बाकी सब में आपको 2 देखने को मिल रहे हैं, यहां पर क्या हो गई, यहां पर आपकी ट्राइसोमी हो गई, आपको 3 देखने को मिल रहे हैं क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुई, 45 आपके ऑटोसोम्स हो गए, और XX इन केस ऑफ फीमेल, और 45 ऑटोसोम्स प्लस XY, क्योंकि 21 जो क्रोमोसोम है इट इज एन ऑटोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है, ऑटोसोम का नंबर बढ़ गया है। तो टोटल 47 क्रोमोसोम यहां पर हो गए। तो क्या है ये, ट्राइसोमी है। फीचर क्या हो जाएंगे बच्चों के अंदर, शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी रहेगी, स्मॉल राउंड फेस रहेगा, गोल फेस रहेगा ऐसे, और सामने से चपटा फेस रहेगा। फरोड टंग, टंग जो है उस पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, फरोड होगी, घूमी हुई भी होगी, ओके। एंड पार्शियली ओपन्ड माउथ, मुंह हमेशा खुला रहता है, और राल जो है गिर रही होती है, लार गिर रही होती है, अपॉलॉजीज। पाम इज ब्रॉड, बहुत ही चौड़ी हथेली होगी, और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, ऐसा लगता है जैसे हाथ को किसी ने बीच में से काट दिया है, इतनी तगड़ी सी एक पाम क्रीज यहां पर बनी हुई होती है। रिटार्डेड होते हैं बच्चे फिजिकली, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते। साइकोमोटर यानी कि दिमाग उतना ठीक तरीके से काम नहीं करता, मेंटल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती, एंड अल्टीमेटली इनको हार्ट डिजीज भी होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी जब पैदा होते हैं उस टाइम से इनके अंदर काफी प्रॉब्लम चल रही होती है रिलेटेड टू हार्ट, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, आंखें जो है बल्ज रहती हैं बाहर की साइड, थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी आंखें आपको देखने मिलती है। इस प्रकार के बच्चे जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखो सिमियन क्रीज बोलते हैं इसको, जो कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज है ना, ऐसा लगता है किसी ने हाथ को बीच में से काट दिया, इतनी तगड़ी रेखा यहां से जा रखी होती है। गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो यहां पर आपको देखने को मिलता है। एपिकेंथिक फोल्ड, आंखें जो है इनके नीचे एक बहुत ही मोटा सा फैट का लेयर होता है, सूजी सूजी सी आंखें रहती हैं इनकी, ठीक है। फ्लैट नेजल ब्रिज, यानी कि नाक एकदम चपटा रहता है और मुंह भी एकदम चपटा रहता है, नाक एकदम उभरी हुई सी नहीं रहती हमारी तरह ना, एकदम फ्लैट फेशियल प्रोफाइल रहती है। तो छोटा मुंह है, गोल मुंह है, लेकिन सामने से फ्लैट मुंह है, मुंह जो है खुला रहता है, और प्रोट्रूडिंग टंग रहती है, ये जो टंग है हमेशा बाहर लटकी रहती है, और अल्टीमेटली बच्चे जो है सलाइवेट करते रहते हैं सारे दिन। ऑक्सीपुट भी इनका फ्लैट रहता है, यानी मुंह आपका ओवरऑल राउंड है फेस कट, लेकिन सामने से और पीछे से जो है एकदम चपटा फेस और चपटा सिर इनका देखने को मिलता है। दिस इज मंगोलिज्म। लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि मेल के अंदर देखने को मिलता है, क्या होता है यहां पर, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, और एक्स क्रोमोसोम किसका प्रतीक है, फीमेलनेस का, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स है ना। तो यहां पर क्या होगा, 44 ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट ही थे, एक्स वाई की जगह आपका एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 47 क्रोमोसोम हो गए। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत यह हो गई कि अब मेल जो है फीमेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक्स क्रोमोसोम आपके एक होने चाहिए थे, यहां पर 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद हैं वाई के साथ। तो मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाएंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, गायनेकोमेशिया, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फीमेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ओके। तो ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होती है, मर्द जैसे दिखते हैं, लेकिन ये स्टेराइल हो जाते हैं, ये अब फर्टाइल नहीं रहते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मेंटली भी इनके ऊपर रिटार्डनेस आ जाती है, और फीमेल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट इनके अंदर स्टार्ट हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम इसका जस्ट उल्टा है, टर्नर सिंड्रोम मेल की जगह फीमेल में होता है, और यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। अब फीमेल की तो निशानी ही है XX, लेकिन यहां पर क्या है, एक एक्स कम हो जाता है, जिस वजह से 44 ऑटोसोम तो वैसे के वैसे रहे, एक्स की जगह O आ गया एक पोजीशन पर, तो ओवरऑल एक क्रोमोसोम कम है, सिर्फ 45 क्रोमोसोम है। अब फीमेल में XX होना चाहिए था, एक एक्स हट गया, यानी फीमेल के कैरेक्टर कम हो जाएंगे, इनमें मेल वाले कैरेक्टर आने लग जाते हैं, तो ये भी स्टेराइल हो जाएंगी, जैसे मेल स्टेराइल हो गया था लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी, ओवम नहीं बनेगा। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, जो लिबिडो होती है, वो अल्टीमेटली यहां पर बंद हो जाएगी। फीमेल सेक्सुअली एक्टिव महसूस नहीं करेगी, ड्वार्फ रह जाएंगी, हाइट छोटी हो जाएगी, मेंटली रिटार्ड हो जाएंगी, मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि
बड़े बड़े बाल आ जाएंगे फेस के ऊपर एंड बड़ी बड़ी मोस्टैच आ जाएगी। अल्टीमेटली जो इनका स्ट्रेचर है वो मेल जैसा हो जाएगा, मस्कुलाइन डेवलपमेंट इनके अंदर होने लग जाएगी, आवाज इनकी मोटी हो जाएगी, यानी मेल वाले काफी कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। चलो, सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जेनेटिक्स के अंदर पेडिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेडिग्री को दोबारा पढ़ना और मैं आपको अलग से भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पेडिग्री जब एग्जाम आएगा आपको अलग से काफी सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करा दूंगा। थोड़ी बहुत हो सकता है यहां पर आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मैंने हर केस को समझाने की कोशिश की है। पेडिग्री आसान तब लगती है जब हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना करें। अब यूट्यूब पर अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं और उसमें अगर हम आसान क्वेश्चन लेते हैं तो पेडिग्री की ट्रिक्स आसान लगती है एंड अप्लाइएबल भी लगती है, बिकॉज वी हैव टेकन दोज एग्जांपल जो अप्लाई कर पाए हम लोग, राइट। या फिर जिसमें नॉर्मली कोई ट्रिक नहीं लग रही, जिसमें नॉर्मली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रही, लेकिन आज मैंने कॉम्प्लिकेशन भी बताई, राइट। तो आपको समझना चाहिए कि आपको सॉल्व करनी पड़ेगी पेडिग्री अगर 4 नंबर नहीं छोड़ने हैं तो। इसको एंड में करो, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ साथ परफेक्ट होते हुए चले जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली ट्रिक्स को एकदम हार्डकोर तरीके से पकड़ के मत बैठे रहो। सिर्फ वो मेरा यहां पर मकसद था आपको पेडिग्री के अंदर समझाना। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, टेक केयर। मिलता हूं आपसे अगली क्लास के अंदर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से अगले एनसीईआरटी मास्टर क्लास के लेक्चर में। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, और आई विल श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।